अध्याय 441। क्या यह आदमी विकृत मानसिकता वाला है? धमाका! उसका खून खौल रहा था और शक्ति के इस प्रवाह ने झांग युन के उत्साह को और बढ़ा दिया। तीनों रेगिस्तानी दानव रानियों द्वारा बनाए गए सुरक्षात्मक घेरे को नीचे देखते हुए वह उत्साह से अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं पाया, मानो वह किसी स्वादिष्ट व्यंजन को देख रहा हो। काफी नहीं, काफी नहीं! झांग युन ने आदेश देने के लिए एक लेखन ब्रश निकाला। युद्ध, युद्ध! 2 शब्द बोले गए। झांग युन ने महसूस किया कि उसका उत्साह एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया है और उसके भीतर एक अधिक शक्तिशाली शक्ति उभर रही थी। आपकी प्रभुत्वशाली सत्ता का प्रभाव वास्तव में रोमांचक है। अपने सामने मौजूद 13 दिव्य इंद्रिय क्षेत्रों की आभा को महसूस करते हुए झांग युन के चेहरे पर मधोशी का भाव प्रकट हुआ। रानरान की रक्षा कर रहे 2 व्यक्ति, अधिपति और काले वस्त्र पहने नकाबपोश व्यक्ति, दोनों ने ये देखकर आश्चर्य का भाव दिखाया। क्या चल रहा है? इस समय झांग युन ने उन्हें एक अजीबोगरीब भयावह एहसास दिलाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से वे आंखें दिव्य चेतना के 13 क्षेत्रों पर टिकी हुई थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे कुछ चाहती हों? गर्मागर्म! जैसे ही उनके मन में ये विचार आए, बिजली की गति से एक आकृति 13 लोकों में प्रवेश कर गई। बहुत खूब! अधिपति और काले वस्त्र पहने नकाबपोश व्यक्ति भयभीत हो गए। ये 13 दिव्य इंद्रिय क्षेत्र हैं, भले ही इनमें से 10 को हरे वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों द्वारा प्रकट किया गया हो। इस समय इन 13 क्षेत्रों की शक्ति आपस में जुड़ी हुई है और इनमें व्याप्त शक्ति को आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांग युन ने हरे रंग के वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों को खुद पर बिल्कुल भी नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी। तेज आवाज, तारांकन! हालांकि अगले ही पल सदमे से उनकी आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। जैसे ही झांग युन ने दिव्य चेतना के 13 क्षेत्रों में प्रवेश किया, वह खून की लाल बिजली की एक लकीर की तरह था, जिसने जबरदस्ती एक निर्वात क्षेत्र को फाड़ दिया और सीधे नीचे की ओर बढ़ गया। क्या चल रहा है? क्या यह आदमी पागल हो गया है? नीचे स्थित 3 लोगों द्वारा निर्मित 3 सुरक्षात्मक अवरोधों के बीच रेगिस्तान की दानव रानी और उसके 2 साथियों ने भी इस दृश्य को देखा और उनके चेहरे पर विस्मय के भाव स्पष्ट थे। कुछ ही देर में झांग युन, जो खून जैसे लाल रंग की बिजली की किरण में बदल गया था, उनकी सुरक्षात्मक दीवार के ऊपर पहुंच गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपके डोमेन की आभाएं सचमुच रोमांचक हैं। झांग युन के सुंदर चेहरे पर अब एक क्षीण सी मुस्कान थी जब उसने प्रकाश अवरोध के नीचे से उन्हें देखा। सुरक्षात्मक आभा से अलग होने के बावजूद रेगिस्तान की दानव रानी और उसके 2 साथियों को अकथनीय रूप से भय का अनुभव हुआ। यह आदमी इसके बारे में नहीं सोच रहा है। हंसना! उनके आश्चर्य के लिए झांग युन के हाथों से धूसर सुनहरे रंग की मुरझाई हुई अमर शक्ति की 2 हल्की किरणें निकली और सीधे उनके द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक बाधा को छू गईं। ढाल पर मौजूद डोमेन शक्ति अचानक भड़क उठी, लेकिन वह झांग युन को उड़ाने में विफल रही। इसके विपरीत ये झांग युन था। गर्मागर्म! उन हाथों में भरी हुई धूसर सुनहरी अमर शक्ति के साथ उसने धीरे धीरे डोमेन शील्ड को फाड़ दिया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। रेगिस्तान की दानव रानी की तीनों आंखें बाहर निकल आईं, जैसे वह अपने सामने के दृश्य को घूर रही हो, मानो वह किसी भूत को देख रही हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह उनके तीनों दिव्य इंद्रिय क्षेत्रों की संयुक्त शक्ति से बना एक सुरक्षात्मक कवच था, फिर भी झांग युन ने इसे जबरदस्ती फाड़ डाला। अच्छा नहीं है। जैसे जैसे झांग युन के हाथों में दरार बड़ी होती गई, रेगिस्तान की दानव रानी और उसके दोनों साथियों के भावों में जबरदस्त बदलाव आया। उन सभी ने दांत पीसकर अपनी क्षेत्रीय शक्ति का प्रयोग किया। घाव तुरंत ठीक होने लगा। झांग युन ने अपने हाथों को तेजी से एक साथ दबा लिया और दोनों हाथों के पिछले हिस्से एक दूसरे के ऊपर आ गए। तीनों रेगिस्तानी राक्षसी रानियों ने राहत की एक हल्की सांस ली, लेकिन ये देखकर कि झांग युन के हाथ कसकर पकड़े जा रहे थे और वह उन्हें वापस नहीं खींच रहा था, वे भौहें चढ़ाए बिना और ताना मारे बिना नहीं रह सके। झांग युन, क्या तुम अपने हाथों को कुचलवाना चाहते हो? झांग युन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सुरक्षात्मक कवच को फाड़ने की कोशिश जारी रखी। लेकिन जितना अधिक वह फाड़ता गया, उतना ही उस क्षेत्र की शक्ति केंद्रित होती गई, जिससे उसके दोनों हाथ पूरी तरह से उनके बीच दब गए। दोनों हाथ तब तक दबे रहे जब तक कि त्वचा फटकर खून बहने लगा। हालांकि झांग युन का अपना हाथ पीछे खींचने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह नीचे झुका और अपने ही खून को गहरी सांस लेकर सूंघा। खून की दुर्गंध उत्तेजक थी। इससे उसका उत्साह और भी बढ़ गया और उसने एक बेहद भयावह मुस्कान के साथ तीनों रेगिस्तानी राक्षसी रानियों को नीचे देखा। तीनों रेगिस्तानी राक्षसी रानियों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या यह आदमी संकी है? अपने ही खून की गंध से आपको उत्तेजना कैसे हो सकती है? तोड़ो! अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी। तीनों रेगिस्तानी राक्षसी रानियां उस समय अचंभित रह गईं जब उन्होंने देखा कि झांग युन ने एक पैर से प्रकाश अवरोध को तोड़कर उसमें गाड़ दिया। तब तोड़ो! दूसरा पैर भी उसी राह पर चला और उसने भी किक मारी। 2 हाथ और 2 पैर एक साथ प्रकाश की ढाल के अंदर पहुंच गए।
ये 4 पंजों वाले एक मानवाकार राक्षस जैसा दिखता था और ये चारों पंजे सीधे प्रकाश कवच के अंदर धंसे हुए थे। झांग युन, क्या तुम पागल हो? तीनों रेगिस्तानी राक्षसी रानियां अचंभित रह गईं। उनके तीनों क्षेत्रों की संयुक्त शक्ति उन्हें लगातार जकड़ रही है। इस अवस्था में वे अपने हाथ पैर अंदर की ओर मोड़ लेते हैं, मानो वे अपने हाथों पैरों को कुचलने से डर रहे हों, है ना? झांग युन ने उनकी अनदेखी की और अपनी पूरी ताकत से उस क्षेत्र की सुरक्षात्मक दीवार को तोड़ना जारी रखा। चूंकि अब आपको अपने अंगों की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। रेगिस्तान की दानव रानी ने ठंडी सांस ली और अपनी शक्ति का और भी अधिक विस्फोट किया। ये देखकर उन दोनों अधेड़ उम्र के पुरुषों ने भी अपने अपने क्षेत्रों की शक्ति बढ़ा दी। सुरक्षात्मक घेरे के भीतर की डोमेन शक्ति तुरंत उस छेद की ओर बढ़ गई जिसके माध्यम से झांग युन ने जांच की थी, और साथ ही साथ उसके हाथों और पैरों को सिकुड़ते और दबाते हुए आगे बढ़ी। अपने अंगों के पल भर में कुचल जाने की अनुभूति ने झांग युन के शरीर में खौलते खून को कम नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत इसने उसे और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। दबाव, मुझे इसी तरह के दबाव की जरूरत है। झांग युन ने एक क्षीण मुस्कान दी और इस क्षण उसके भौतिक शरीर की शक्ति ने सैकड़ों मुरझाई हुई अमर शक्ति के अंशों को एकत्रित किया, जो फिर पूरी ताकत से फूट पड़े। क्लिक क्लिक क्लिक, एक तीखी आवाज के साथ उस सुरक्षात्मक कवच की सतह पर दरारें दिखाई दी जिसमें उसने अपने हाथ और पैर डाले हुए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। नीचे खड़ी 3 रेगिस्तानी राक्षसी रानियां, जो अभी भी अपने अपने क्षेत्रों की शक्तियों से परिपूर्ण थीं, अविश्वास भरी निगाहों से देख रही थीं। उसी समय उन्होंने दांत पीसकर अपनी क्षेत्रीय शक्ति का प्रयोग करते हुए दरारों को भरने का प्रयास किया। लेकिन बूम, जैसे ही झांग युन का शरीर अंदर की ओर झटक कर गिरा, उसके सामने मौजूद सुरक्षात्मक कवच टूट गया और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। तीनों रेगिस्तानी राक्षसी रानियां स्तब्ध सी लग रही थीं। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, भीषण गर्मी की लहर ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। झांग युन एक तरफ हट गया, जिससे 10 अग्नि क्षेत्रों द्वारा निर्मित विशाल भूरी लपटें खुले स्थान से बेकाबू होकर अंदर आ गईं। नहीं, रेगिस्तान की दानव रानी और उसकी दोनों साथियों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। लेकिन इस समय छिपने की कोई जगह नहीं थी। उनके क्षेत्रों की संयुक्त शक्ति से निर्मित सुरक्षा कवच ठोस था और वे इसे सीधे तौर पर नष्ट नहीं कर सकते थे। इस समय रक्षा के लिए बनाई गई सुरक्षात्मक ढाल उन तीनों को बांधने वाली एक जेल बन गई थी। नहीं, इसे रोक। तेज भूरी लपटें नीचे की ओर आईं और पलक झपकते ही रेगिस्तान की राक्षसी रानी और उसके 2 साथियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे बुरी तरह जलने लगे। सुरक्षात्मक घेरे के बाहर खड़े होकर झांग युन को 2 सेकंड के भीतर ही मांस की सुगंध आ गई। वह उत्तेजित युद्ध की स्थिति से तुरंत बाहर निकल आया। मेरा दिमाग तुरंत शांत हो गया। इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। मांस की बढ़ती हुई तेज सुगंध को सूंघते हुए झांग युन ने तुरंत आवाज लगाई। हरे रंग के वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने तुरंत उस क्षेत्र और क्रिम्सन फ्लेम पर कब्जा कर लिया। लेकिन सुरक्षा कवच के अंदर मौजूद तीनों लोग झुलसे हुए मानव शरीरों में तब्दील हो चुके थे, जो बड़ी मुश्किल से ही जीवित बचे थे। ये देखकर कि रेगिस्तान की दानव रानी का शरीर पूरी तरह से जला नहीं था, झांग युन ने थोड़ी राहत की सांस ली। ये सम्मलन की अवस्था में एक शक्तिशाली हृदय है, हम इसे जलने नहीं दे सकते। वह तुरंत नीचे की ओर दौड़ा। हर लात के साथ उसने रेगिस्तान की दानव रानी और उसके 2 साथियों की अंतिम सांसें छीन लीं। STOPPE अध्याय 442 धीमी प्रगति। जले हुए शव से आत्मा के 3 अंश निकले। उनमें से 2, जिनका भागने का कोई इरादा नहीं था और जो मरने तक लड़ने के लिए तैयार थे, झांग युन पर सीधे हमला कर दिया। झांग युन, तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। अरे विकृत व्यक्ति, तुम हमारे रेगिस्तान के स्वामी के हाथों अवश्य मरोगे। वह चिल्लाता और गालियां देता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन झांग युन ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वापसी की एक सुनहरी आभा ने रेगिस्तानी दानव रानी की बची हुई आत्मा को जकड़ लिया, जो 2 बची हुई आत्माओं की आड़ में पीछे से रेगिस्तान में भागने की कोशिश कर रही थी। रुकना, महिला को तुरंत रिहा करो। दोनों अधेड़ उम्र के व्यक्ति अपनी बची हुई आत्माओं को लेकर बेहद चिंतित थे। उन्होंने तो पहले ही हम पर इस तरह की गालियां बरसाना शुरू कर दिया है, तो वांगान उन्हें पहले ही क्यों नहीं मार डालता? झांग युन ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या आपको लगता है कि वह बेवकूफ़ है? ये तो स्पष्ट है कि तुम तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तुम दोनों लगभग मेरे आमने सामने हो, तो मैं तुम्हें पकड़ने में कैसे असफल हो सकता हूँ? निश्चित रूप से रेगिस्तान की दानव रानी की बची हुई आत्मा को पकड़ने के बाद झांग युन ने समुद्री चुड़ैल की शक्ति का उपयोग करके अपने चेहरे पर मौजूद 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों की बची हुई आत्माओं को भी पकड़ लिया। झांग युन, 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों की बची हुई आत्माओं को अभी भी तलवार की चाह थी। झांग युन ने उन्हें मौका नहीं दिया। समुद्री चुड़ैल की शक्ति ने सीधे तौर पर उनका सफाया कर दिया। दोनों शेष आत्माओं को पल भर में नष्ट होते देख लौटती ऊर्जा से बंधी रेगिस्तानी दानव रानी की शेष आत्मा पीली पड़ गई। झांग युन की निगाहें अपनी ओर मुड़ते देख उसकी आत्मा तुरंत कांप उठी और उसने जल्दी से दयनीय और मधुर स्वर में कहा, भाई झांग, मैं
उसने अपना वाक्य पूरा करते करते बीच में ही चीख मारी। झांग युन ने अपनी आत्मा के चारों ओर लिपटी हुई लौटती ऊर्जा को नियंत्रित किया और सीधे अपनी शेष आत्मा को नष्ट करना शुरू कर दिया। रेगिस्तान की दानव रानी की बची हुई आत्मा पीड़ा से चीख उठी, रुको, कृपया इसे रोक दो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। झांग युन ने शांत भाव से पूछा, बैंगनी तारा चुड़ैल के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप? ये सुनकर पीड़ा से व्याकुल रेगिस्तानी दानव रानी की शेष आत्मा थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत अपने भावों को छिपाते हुए कहा, मैं बैंगनी तारा दानवनी के बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ। झांग युन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें यह भी नहीं पता कि मुख्य भूमि की सबसे वांछित सूची में 8वें नंबर पर कौन है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रेगिस्तान की दानव रानी की बची हुई आत्मा उसके मुंह के कोने पर फड़फड़ाई और अगले ही पल लौटती हुई ऊर्जा के क्षरण के कारण उसका पूरा आत्मा शरीर मुड़ने लगा। तुरंत ही चारों ओर एक तीखी चीख गूंज उठी। झांग युन उदासीन बनी रही। इन बची हुई आत्माओं से पूछताछ करने के मामले में उनके पास बहुत अनुभव है। प्राथमिक लौटती ऊर्जा को आत्मा का शत्रु माना जाता है। आत्मा को दबाने वाली अन्य विशेष ऊर्जाओं के विपरीत यह न केवल आत्मा को नष्ट करती है बल्कि सबसे तीव्र पीड़ा भी पहुंचाती है। यदि हम दर्द को विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत करें तो लौटती ऊर्जा द्वारा धीरे धीरे आत्मा को नष्ट करने का दर्द निश्चित रूप से उच्चतम श्रेणी में रखा जाएगा। कुल का राजा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रेगिस्तान की दानव रानी की बची हुई आत्मा शीघ्र ही पीड़ा से व्याकुल हो गई और चिल्लाई, बैंगनी तारा दानवनी ही हमारे कबीले की वर्तमान रानी है। कुल का राजा। झांग युन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान से आपका क्या संबंध है? मैं बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान के शासक की पत्नी हूँ। बैंगनी तारा कुल के राजा ने मेरे माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान को नियंत्रित किया है और रेगिस्तान का शासक भी एक राक्षसी साधक है। रेगिस्तान की दानव रानी की बची हुई आत्मा ने तुरंत जवाब दिया और फिर विनती की, कृपया मुझे शीघ्र मृत्यु प्रदान करें। इस समय उसकी बची हुई आत्मा इतनी क्षीण हो चुकी थी कि विकृत हो गई थी और वह इतनी पीड़ा में थी कि वह आत्मा विनाश करना चाहती थी, लेकिन लौटती हुई ऊर्जा ने उसे दृढ़ता से रोक रखा था। असहनीय दर्द से व्याकुल होकर वह केवल मरना चाहती थी। झांग युन ने कोई हरकत नहीं की बल्कि पूछना जारी रखा, तो बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान दानव सीलिंग संप्रदाय का जागीरदार बन गया है? हाँ। रेगिस्तानी दानव रानी की शेष आत्मा ने सिर हिलाया। कुल के राजा के दानव सीलिंग संप्रदाय के संरक्षक बनने का कारण यह है कि उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान को वश में करने में दानव सीलिंग संप्रदाय की मदद करने में सराहनीय योगदान दिया था। झांग युन को अचानक एहसास हुआ। फिर उसने पूछा, उस बूढ़े दानव एनकांग से तुम्हारा क्या संबंध है? पुराने दानव एनकांग हमारे कुलराज का पहला प्यार था, लेकिन उसने शोध के लिए हमारे कुल के कई लोगों को मारकर उसे धोखा दिया। जब कुलराज को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गया और उसे दक्षिणी क्षेत्र में निर्वासित कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं। ये सुनकर झांग युन को अचानक सब कुछ समझ आ गया। एनकांग नामक बूढ़े दानव को दक्षिणी क्षेत्र में निर्वासित करने का कारण दानव साधक डुहेंग की कथित बेवफाई नहीं थी, बल्कि यह था कि उसने जीवेई राक्षसी वंश के सदस्यों का शिकार किया था। इसीलिए उस समय एनकांग नामक बूढ़े दानव के पास इतनी सारी रेगिस्तानी राक्षसी महिलाओं के शव मिलना स्वाभाविक था। तुम्हारे रेगिस्तानी स्वामी की शक्ति क्या है? समलन चरण का शिखर। आपके रेगिस्तान के स्वामी, पूर्व सेवक और आप तीनों के अलावा बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान में नवजात आत्मा स्तर के कितने अन्य साधक हैं? 6 और 3 ग्रेड कंप्लीशन स्टेज पर, 3 कंप्लीशन स्टेज पर। रेगिस्तान की दानव रानी की बची हुई आत्मा ने उत्तर दिया। ये सुनकर झांग युन मन ही मन चिंतित हो गया। क्या यह मध्य क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति है? अगर हम संयुक्त चरण में शामिल सभी लोगों को, जिनमें जीवेई चुड़ैल भी शामिल है, को शामिल करें तो उनकी संख्या 12 तक हो जाती है। झांग युन ने दूर बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान में गहराई तक देखा और उसका दिल सतर्कता से भर गया। इस रफ्तार से अगर हम पर्पल स्टार विच को हटा भी दें और अभी उनमें से 4 से निपट लें, तब भी 7 एकीकरण चरण में हैं। इनमें से एक एकीकरण चरण के शिखर पर है और 3 महान पूर्णता चरण में हैं। क्या ये समलन चरण रेगिस्तान की गहराई में स्थित हैं? ये देखकर कि वह अभी भी सवाल पूछ रहा है, रेगिस्तान की दानव रानी की बची हुई आत्मा पागल हो रही थी। इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस जल्दी मरना चाहती हूँ, इसमें इतनी मुश्किल क्या है? रेगिस्तान में केवल 3 ही नवजात आत्मा अवस्था के साधक बचे हैं। रेगिस्तान की दानव रानी की आत्मा ने कहा, एकीकरण के महान स्तर तक पहुंच चुके लिन रक्षक बैंगनी चंद्रमा राजसी नगर की रक्षा कर रहे हैं, जबकि एकीकरण स्तर के 2 अन्य रक्षक रेगिस्तान की बाहरी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। रेगिस्तान के स्वामी और एकीकरण स्तर के अन्य सभी साधक पर्वत सीमा पर चले गए हैं। पहाड़ी सीमा की ओर जा रहे हो? झांग युन अचंभित रह गया। जी हाँ, वे तुम्हें मारने आए हैं। झांग युन के प्रश्न का अनुमान लगाते हुए रेगिस्तान की दानव रानी की शेष आत्मा ने सीधे उत्तर दिया, मुझे शीघ्र मृत्यु प्रदान करो। कोई जल्दी नहीं। झांग युन ने हाथ हिलाया। आपको चिंता नहीं है, लेकिन मुझे है।
रेगिस्तान की दानव रानी की बची हुई आत्मा इतनी क्रोधित थी कि वह श्राप देना चाहती थी। झांग युन ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारे अनुसार इस समय तुम्हारे पर्पल मून रॉयल सिटी की रक्षा करने वाला एकीकरण चरण का केवल एक ही ग्रैंड मास्टर है। सही। रेगिस्तान की दानव रानी की बची हुई आत्मा ने सिर हिलाया। क्या ऐसा है? झांग युन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रेगिस्तान की दानव रानी की बची हुई आत्मा पागल हो रही है। क्या आप कृपया इसके बारे में सोचना बंद करके मुझे मार डालेंगे? एक आखिरी सवाल, पर्पल मून रॉयल सिटी कहाँ है? मेरे स्टोरेज रिंग में क्लस्टर के उत्तर पश्चिम का एक विस्तृत नक्शा है। इसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे। मुझे जल्दी से मौत दो। रेगिस्तान की दानव रानी की बची हुई आत्मा को पूरी तरह से पागल होते देख झांग युन ने जल्दी से उसके शव से कई भंडारण अंगूठियां निकाली और जल्द ही एक नक्शा ढूंढ लिया। उसने हाथ के एक इशारे से रेगिस्तान की दानव रानी की बची हुई आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने नक्शा उठाया और उसके पन्ने पलटते हुए उसकी सामग्री देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये तो काफ़ी विस्तृत है। यह मानचित्र संपूर्ण पर्पल मून रेगिस्तान को दर्शाता है। ये रेगिस्तान लगभग अंडाकार है, जिसके सबसे गहरे हिस्से में उत्तरी भाग में पर्पल मून रॉयल सिटी स्थित है। वह वर्तमान में रॉयल सिटी के दक्षिण पूर्वी भाग में उसके भीतरी क्षेत्र में शहर से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। रेगिस्तान की दानव रानी ने अभी जो कहा उसके अनुसार सम्लन चरण के 2 साधक बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान की बाहरी परिधि की रक्षा कर रहे थे। जो बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान का सबसे दक्षिणी भाग है, जो शाही शहर से बेहद दूर है। हालांकि मानचित्र में बाहरी परिधि और पर्पल मून रॉयल सिटी के बीच एक टेलीपोर्टेशन सरणी दिखाई गई है। इसका अर्थ यह है कि यदि पर्पल मून रॉयल सिटी पर हमला होता है तो बाहरी परिधि पर मौजूद 2 नवजात आत्मा चरण के साधक टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से किसी भी समय सहायता प्रदान कर सकते हैं। हालांकि टेलीपोर्टेशन सरणी। झांग युन ने नक्शे पर अंकित टेलीपोर्टेशन एरे के स्थान पर एक नज़र डाली और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम किसी व्यक्ति के लिए एक विनाशकारी टेलीपोर्टेशन सरणी बनाना अविश्वसनीय रूप से आसान था। इस तरह अगर हम अभी पर्पल मून रॉयल सिटी पर हमला करें तो हमें केवल एक ग्रैंड कंप्लीशन स्टेज के साधक से ही निपटना होगा। इस बारे में सोचते हुए किसी शीर्ष शक्ति के खजाने का तहखाना कैसा दिखता है? झांग युन ने बैंगनी चंद्रमा शाही शहर की दिशा में देखा। उसकी आंखों में चतुराई की एक झलक दिखाई दी। धमाका। उसी क्षण पीछे से एक अद्भुत आभा उठी। आपके शिष्य रानरान ने सफलतापूर्वक नवोदित आत्मा अवस्था को पार कर लिया है। नवोदित आत्मा अवस्था की महान पूर्णता प्राप्त कर ली है और उसे साधना शक्ति का 1000 गुना प्रतिफल प्राप्त हुआ है। आपके शिष्य रानरान की आत्मा ने सफलतापूर्वक नवजात आत्मा की महान पूर्णता की अवस्था को पार कर लिया है और आपको प्रतिफल के रूप में 1000 गुना आत्मा शक्ति प्राप्त हुई है। आपके शिष्य रानरान ने राक्षसी ऊर्जा में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है और उन्हें राक्षसी ऊर्जा का 1000 गुना प्रतिफल प्राप्त हुआ है। उसी समय उसके शरीर में बड़ी मात्रा में वापस लौटी ऊर्जा, आत्मा और राक्षसी ऊर्जा का प्रवाह भी हुआ। बकवास। ... स्टॉप। अध्याय 443 बैंगनी चंद्रमा शाही शहर पर हमला। क्या इसमें राक्षसी ऊर्जा भी शामिल है? उसके भीतर उत्पन्न हो रही अत्यधिक राक्षसी ऊर्जा को देखकर झांग युन चौंक गया। वह कोई राक्षसी साधक नहीं है। माथा। दानव सम्राट के हाथ के बारे में सोचते हुए, जिसे उसने अभी अभी प्राप्त किया था, उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उन्होंने तुरंत ऊर्जा भंडारण कक्ष खोला और उसमें बड़ी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा स्थानांतरित कर दी। राक्षसी ऊर्जा तकनीकों का अभ्यास किए बिना वह इस राक्षसी ऊर्जा को परिष्कृत और अवशोषित नहीं कर सकता था। वाह, क्या ये बहुत बड़ी मात्रा है! अंतहीन प्रतीत होने वाली राक्षसी ऊर्जा की लहरों को लगातार आते देख झांग युन घबरा गया। कुछ ही समय में ऊर्जा भंडारण कक्ष का 1/3 हिस्सा राक्षसी ऊर्जा से भर गया था। अगर इससे ऊर्जा भंडारण कक्ष भर गया तो यह एक बड़ी आपदा होगी। सौभाग्यवश यह उतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया जितना मैंने सोचा था। जब ऊर्जा भंडारण कक्ष लगभग आधा राक्षसी ऊर्जा से भर गया तो अंततः शरीर में वापस भेजी गई राक्षसी ऊर्जा पूरी तरह से स्थानांतरित हो गई। झांग युन ने राहत की सांस ली, लेकिन ऊर्जा भंडारण कक्ष के लगभग 60% हिस्से में भरी हुई राक्षसी ऊर्जा को देखकर वह हंसने और रोने से खुद को रोक नहीं पाया। बेझिझक इसका इस्तेमाल करो। ये राक्षसी ऊर्जा कुछ हद तक उपयोगी है। दानव सम्राट के हाथ को सक्रिय करने के लिए इसकी वास्तव में आवश्यकता है, लेकिन मुख्य समस्या यह है कि यह इतनी अधिक मात्रा में है कि हम इसका पूरा उपयोग नहीं कर सकते। उसने सफ़ेद राक्षसी ऊर्जा से सराबोर रानरान पर एक नज़र डाली और खुद को कुछ हद तक असहाय महसूस किया। ये लड़की नवजात आत्मा के चरण तक पहुंच गई है और उसकी राक्षसी ऊर्जा में हुई वृद्धि कुछ ज़्यादा ही अतिरंजित है। ऊर्जा भंडारण कक्ष क्षेत्रफल का 60% भाग घेरता है, जो 60 नवजात आत्मा अवस्था के साधकों की कुल ऊर्जा के बराबर है। यदि हम इसे 1000 गुना कम भी कर दें तो भी राक्षसी ऊर्जा की मात्रा शून्य शोधन अवस्था के कुछ राक्षसी साधकों से अधिक होगी। रानरान अभी अभी नवजात आत्मा के चरण में पहुंचा है। क्या गजब का प्रतिभाशाली बच्चा है!
झांग युन ने अपना सिर हिलाया और अपने शरीर के भीतर वापस आई साधना और आत्मशक्ति को तेजी से परिष्कृत किया। ये दोनों वापस लौटी ऊर्जाएं उसके लिए कुछ खास नहीं थीं। उसने 2 मिनट से भी कम समय में उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत और आत्मसात कर लिया। उसकी आत्मा का विकास तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन शून्य शोधन स्तर का उसका दायरा तेजी से चरम सीमा तक पहुंच गया। उसने अनुमान लगाया कि थोड़ी और ऊर्जा मिलने पर वह शून्य शोधन स्तर की महान पूर्णता में प्रवेश कर सकता है। पुकारना। आत्मा की शक्ति का अंतिम अंश अवशोषित करने के बाद झांग युन ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अपने बगल में पड़े 3 अपेक्षाकृत सही सलामत जले हुए मानवाकार शवों पर एक नज़र डाली और उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने हरे रंग का चोला पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शव के बदले में नैसेंट सोल चरण में 4 शवों का आदान प्रदान किया। भारी मुनाफा। इसके अलावा हरे रंग के वस्त्र पहने हुए 10 अधेड़ उम्र के पुरुष अभी भी सही सलामत थे और उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। झांग युन ने बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान की गहराई की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मालिक। तभी उसने रानरान की आवाज़ सुनी और झांग युन झटपट उसके पास गया। उसके आने का आभास होते ही आंखें बंद किए हुए रानरान ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। राक्षसी शक्ति से भरी एक जबरदस्त हवा का झोंका बाहर की ओर बह निकला। सबसे पहले झांग युन पर वार हुआ। हवा में उनके वस्त्र लहराए, लेकिन वे अविचलित रहे। इसके विपरीत इसके बगल में स्थित विशालकाय 120 मीटर ऊंचा टायरेंट भी रेगिस्तान में कई मीटर दूर जा गिरा। अपने नाखून के आकार के बराबर छोटे से रानरान को देखकर टायरानोसोरस भालू का चेहरा सदमे से भर गया। इस लड़की में जो शक्ति का भाव झलकता है, उसका क्या कारण है? उसे यह महसूस हो रहा था कि अभी अभी जो तेज हवा चली थी, वह पूरी तरह से रानरान द्वारा अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके उत्पन्न की गई थी। भालू की पीठ पर बैठे काले वस्त्र पहने 2 नकाबपोश आदमी भी आश्चर्यचकित लग रहे थे। मालिक। उनकी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए रानरान ने झांग युन पर झपट्टा मारा। झांग युन ने झट से हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया, लेकिन वह अपने 7वें शिष्य के जोरदार हमले की ताकत से दंग रह गया। टकराना। ऐसा लगा जैसे मुझ पर कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। अचानक हुए इस झटके से मैं लड़खड़ा गया और लगभग पीठ के बल गिर ही पड़ा। सौभाग्य से मैं किसी तरह खुद को संभाल पाया और रानरान को मजबूती से पकड़ लिया। उसने रानरान को घूरते हुए कहा, अरे छोटे बदमाश, क्या तुम अपने शिक्षक की हत्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे बहुत खेद है स्वामी जी। रानरान ने बड़ी प्यारी सी अदा से अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, मैं बस कोशिश करना चाहती हूँ। बेटी, मुझ पर इसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने बड़े भाई बहनों पर इसे बिल्कुल भी मत आजमाना। झांग युन का चेहरा गंभीर हो गया। मैं समझ गया गुरुजी। रानरान ने तुरंत आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। इसके बाद झांग युन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसके सिर पर थपथपाया। यह महसूस किया जा सकता है कि रानरान की शारीरिक शक्ति शून्य शोधन चरण के चरम पर पहुंच गई है। वह लुओलियान, मानवू और युआन काई संगठन के अन्य सदस्यों से अधिक शक्तिशाली है। रानरान अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। गुरुजी, मेरे पास अब एक शक्तिशाली नई चाल है। झांग युन हंसते हुए बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तारा में आकाश राक्षसी शक्ति का पहला चरण होना चाहिए, है ना? जी गुरुजी, लेकिन इसमें और सुधार किया जा सकता है। रानरान ने कहा, गुरुजी, मुझे लगता है कि आपने मुझ में जो दानव सम्राट का हाथ स्थापित किया है, वह इसके साथ मिलकर और भी अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है। झांग युन अचंभित रह गया। मैंने तुरंत अपने मन में इसकी कल्पना करना शुरू कर दिया। तारा में आकाश राक्षसी शक्ति, जिसे तारा में आकाश हस्ती तकनीक के प्रथम स्तर तक विकसित किया गया है, 100 गुना शक्ति का उत्सर्जन कर सकती है। दूसरी ओर दानव सम्राट का हस्ती राक्षसी ऊर्जा को 100 गुना बढ़ा सकती है। इन दोनों का संयोजन ये 100 गुना अधिक शक्ति और 100 गुना अधिक सामर्थ्य वाली राक्षसी ऊर्जा है। अगर वो मुक्का मारा जाता, यहाँ तक कि झांग युन भी सिहर उठे। भयंकर। हालांकि उसने इसे अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा था, फिर भी वह पहले से ही उस अद्भुत शक्ति की कल्पना कर सकता था जिसे रानरान उजागर कर सकता था। अचानक कुछ याद आने पर झांग युन मुस्कुराया और पूछा, रानरान, क्या तुम अपना अंतिम दांव आजमाना चाहोगी? सोचना। रानरान ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी बाहों से कूदकर 10 मीटर से भी अधिक दूर विपरीत दिशा में चली गई। उसके चेहरे पर लड़ने का जज्बा साफ झलक रहा था। गुरुजी, चलिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झांग युन हंस पड़ा और झट से हाथ हिलाते हुए बोला, रानरान, मैं इसे तुम पर नहीं बल्कि खुद पर आजमाने की कोशिश कर रहा हूँ। वह क्या है? रानरान असमंजस में दिखी और उन्होंने अधिपति और अपने बगल में काले वस्त्र पहने नकाबपोश व्यक्ति की ओर एक नज़र डाली। उसकी निगाहों का सामना करते ही अधिपति और काले वस्त्र पहने नकाबपोश व्यक्ति दोनों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। काले वस्त्र और नकाब पहने दोनों व्यक्ति जल्दी ही होश में आ गए। वे शून्य शोधन चरण के चरम पर हैं, डरने की क्या बात है? उन्होंने तुरंत अपनी छाती सीधी कर ली। ये देखकर कि वे डरे नहीं, रानरान ने तुरंत अपनी उंगली से उन्हें इशारा किया और चुनौती देते हुए कहा, तुम दोनों, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो?
काले वस्त्र और नकाब पहने दोनों व्यक्ति भौहें चढ़ाए खड़े थे। ये लड़की कितनी घमंडी है। पर्याप्त। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, झांग यून ने उन्हें रोकने के लिए अपनी बात रखी। मालिक, रानरान ने उसकी ओर देखा। रानरान, मैंने तुम्हें उनसे इसे आजमाने के लिए नहीं कहा था। झांग यून मुस्कुराया और बोला, इनसे भी बेहतर प्रतिद्वंद्वी आगे आने वाले हैं। गुरुजी, कौन है? रानरान उत्सुकता से देख रही थी। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। झांग यून आगे बढ़ा, उसके सिर पर थपथपाया और फिर उसे और उसके चारों ओर हरे रंग के वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों को अधिपति के पीछे ले गया। टहलना। युवक स्वामी, हम कहाँ जा रहे हैं? अधिपति ने अनिश्चितता से पूछा। उत्तर पश्चिम दिशा, पर्पल मून रॉयल सिटी। झांग यून ने बात की। नाम सुनते ही अधिपति और काले वस्त्र पहने नकाबपोश व्यक्ति दोनों ही अचंभित रह गए। मध्य क्षेत्र में पर्पल मून रॉयल सिटी को हर कोई जानता है। ये पर्पल मून रेगिस्तान का मुख्य शहर है। झांग यून ने पर्पल मून डेजर्ट से नेसेंट सोल स्टेज के 4 साधकों को मार गिराया है और अब वह उनके मुख्य शहर की ओर बढ़ रहा है। वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? झांग यून और रानरान के बीच हुई बातचीत और एकीकरण चरण में हरे रंग के वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों के बारे में सोचते हुए, जो किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। ओवरलॉर्ड को कुछ एहसास हुआ और उसका 120 मीटर लंबा भालू जैसा शरीर थोड़ा कांपने लगा। काले वस्त्र और नकाब पहने दोनों व्यक्तियों के होंठ भी फड़क रहे थे। आप अभी तक क्यों नहीं जा रहे हैं? झांग यून ने शांत भाव से बात की। अधिपति चौंक गया और जल्दी से उठकर थोड़ी घबराहट के साथ बैंगनी चंद्रमा के शाही शहर की ओर उड़ गया। भालू की पीठ पर खड़े होकर झांग यून ने एक पल सोचा और फिर युवेई को भी अमर खजाना मंडप से बाहर ले आया। मालिक, युवेई को जब अचानक बाहर लाया गया तो वह थोड़ी हैरान रह गई। झांग यून मुस्कुराया, एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर युवेई की आंखें चमक उठीं। उसे बस इस बात की चिंता थी कि मारने के लिए कोई है ही नहीं। प्रथम अमर संप्रदाय छोड़ने के बाद डिंग परिवार, जो उसके अभ्यास साथी थे, भी प्रथम अमर संप्रदाय में ही रह गए थे, जिसका अर्थ था कि उन्होंने आधे महीने से अधिक समय तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। 5वीं वरिष्ठ बहन। रानरान ने उसका अभिवादन किया। धीरे से। युवेई मुस्कुराए। उसने तुरंत कुछ महसूस किया और आश्चर्य से रानरान की ओर देखा। तुम नवजात आत्मा के चरण तक पहुंच गई हो। रानरान ने मुट्ठी भींचते हुए सिर हिलाया, मानो वह लड़ाई के लिए बेताब हो। ये देखकर युवेई को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और वह झांग यून की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। गुरुजी, क्या हमें रानरान को भी युद्ध में शामिल होने देना चाहिए? झांग यून ने सिर हिलाते हुए कहा, जिन विरोधियों का सामना करने वाले हो वे काफी शक्तिशाली हैं। फैटी और शुई एर की साधना का स्तर अभी उतना ऊंचा नहीं है, हाई सो रहा है और कान औषधि बना रहा है। इस लड़ाई में मैं तुम दोनों को अपने कौशल का परीक्षण करने का मौका दूंगा। ये सुनकर युवेई ने सिर हिलाया और रानरान की ओर देखा। गुरुजी, तो मैं बाद में रानरान को अपने साथ ले जाऊंगा। झांग यून ने अपनी भौहें उठाईं और रानरान की ओर देखा। रानरान, तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है। रानरान ने सिर हिलाया। बड़ी बहन, मैं आपके साथ चलूंगी। युवेई ने सिर हिलाया और पहले से ही रानरान की रक्षा करने की योजना बना रहा था। झांग यून ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और हाथ हिलाया। स्विश स्विश स्विश। शून्य शोधन चरण में 100 से अधिक आकृतियां अचानक भालू की पीठ पर प्रकट हुईं। सभी चौंक गए, लेकिन जल्दी ही संभल गए और झांग यून की ओर देखने लगे। झांग यून मुस्कुराया, वे ही नेतृत्व करेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शून्य शोधन स्तर के 100 से अधिक साधक भालू की पीठ से कूदकर दूर स्थित विशाल शहर की ओर उड़ गए, जिसकी रूपरेखा रेगिस्तान की गहराई में पहले से ही दिखाई दे रही थी। ये लगभग 1 दर्जन शून्य शोधन स्तर के साधक थे जो रेगिस्तान की दानव रानी और उसके 2 साथियों के पीछे पीछे आए थे। झांग यून ने कुछ समय पहले ही उसे मार डाला था। वह अभी भी जीवित और स्वस्थ था, इसलिए अब उसे बुलाने का सही समय था। ये दृश्य देखकर युवेई ने घबराकर गहरी सांस ली और फिर अनिश्चितता से झांग यून की ओर देखा। गुरुजी, अब हम आगे किससे लड़ने वाले हैं? झांग यून मुस्कुराया और बोला, बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान। बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान। ये सुनकर युवेई की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। क्या उसने यह बात सही सुनी? पर्पल मून डेजर्ट, क्या यह मध्य क्षेत्र की शीर्ष स्तरीय शक्ति नहीं है? चांदनी से जगमगाते रेगिस्तानी इलाके को नीचे देखते हुए उसे कुछ एहसास हुआ और उसका कोमल शरीर कांपने लगा। क्या वे पहले ही पर्पल मून डेजर्ट के आंतरिक भाग पर आक्रमण कर चुके हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या मास्टर किसी शीर्ष स्तरीय शक्ति के साथ युद्ध करने वाला है? भिनभिनाने की आवाजें। तभी रात के अंधेरे में दूर से एक अलार्म की तेज आवाज सुनाई दी। शून्य शोधन स्तर के वे 100 से अधिक साधक पहले ही पर्पल मून रॉयल सिटी पर धावा बोल चुके हैं। STOPPE अध्याय 444। एक शीर्ष स्तरीय सेना से मुकाबला। दुश्मन का हमला। नहीं, ये स्टीवर्ड लिन है। रुकिए, यहाँ 10 स्टीवर्ड लिन क्यों हैं? और क्या 10 ड्रैगन डीकन हैं? पृथ्वी पर क्या चल रहा है?
पर्पल मून रॉयल सिटी में शहर के द्वारों की रक्षा कर रहे असंख्य पर्पल मून डेजर्ट के साधक उस समय अचंभित रह गए जब उन्होंने अचानक 100 से अधिक शून्य शोधन स्तर के साधकों को प्रकट होते देखा। शून्य शोधन स्तर के वे साधक जो उस महिला के साथ रेगिस्तान में हुई विचित्र घटना के स्थान की जांच करने गए थे, वे सभी 10 गुना वापस लौट आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, बूम बूम बूम, जैसे ही वे पर्पल मून रॉयल सिटी के पास पहुंचे, शून्य शोधन स्तर के इन साधकों ने एक साथ अपने अपने क्षेत्र को सक्रिय कर दिया। लगभग 100 मीटर ऊंची शहर की दीवार 100 से अधिक बलों के बल से ध्वस्त होने से पहले आधे सेकंड तक भी टिक नहीं पाए। शहर की दीवार पर मौजूद कई किसान घबराकर इधर उधर भागने लगे। इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, 100 से अधिक शून्य शोधन स्तर के साधक टिड्डियों की तरह टूट पड़े और उन सभी को दूर धकेल दिया। उन्होंने पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर दिया। रुको, डीकन लेन, नहीं, बटलर लॉन्ग, पूरे पर्पल मून रॉयल सिटी में अफरा तफरी मच गई। शहर से कुछ ही दूरी पर झांग युन और उसका समूह ओवरलॉर्ड पर सवार होकर तेजी से रेगिस्तान पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। युवेई, बावांग और काले वस्त्र पहने नकाबपोश व्यक्ति ने यह दृश्य देखकर अपनी सांस रोक ली। ये तो बेहद साहसिक कदम है। यह एक शीर्ष स्तरीय शक्ति का केंद्र नगर है। उन्होंने तो सीधे और आमने सामने से हमला कर दिया। कमीने। तभी शहर के भीतर से एक क्रोधित गर्जना गूंज उठी। धमाका धमाका। शून्य शोधन चरण के 3 साधक जो शहर में घुस आए थे, उन्हें अचानक वापस बाहर फेंक दिया गया। गहरे रंग की त्वचा वाला हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति, जिसने धूसर सुनहरा चोगा पहना हुआ था, शून्य शोधन चरण के शिखर की आभा के साथ प्रकट हुआ। उसके पीछे लगभग 20 ऐसे प्राणी चल रहे थे जिनसे शून्य शोधन चरण की आभा निकल रही थी। अधेड़ उम्र के हटे कट्टे आदमी ने अपने सामने उड़ रहे शून्य शोधन स्तर के एक साधक को जोरदार थप्पड़ मारा। चारों ओर तबाही मचा रहे कई परिचित लोगों को देखकर वह क्रोध से दहाड़ उठा। लिनान लॉन्ग, क्या तुम सब पागल हो गए हो? हालांकि उनके आसपास मौजूद शून्य शोधन स्तर के कई साधकों ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बैंगनी चंद्रमा शाही शहर में और गहराई तक प्रवेश करना जारी रखा, जिससे हर जगह विनाश हुआ। अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। अचानक उसकी नज़र शहर के बाहर रात के आकाश पर पड़ी, जहां उसने दूर से विशालकाय ओवरलॉर्ड को देखा। साथ ही लोगों का एक समूह स्पष्ट रूप से उसकी पीठ पर खड़ा था। क्या ये तुमने किया? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने गुस्से से घूरते हुए शून्य शोधन चरण के चरम पर उसकी शक्तिशाली आभा चारों ओर फैल गई। झांग युन के बगल में हरे रंग का चोला पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने हाथ के इशारे से ही दूसरे पक्ष की गति को रोक दिया। एक मजबूत इंसान। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गईं। जो इतनी आसानी से उसकी आभा को रोक सकता है, वह कम से कम उसके बराबर स्तर का ही होगा। कदम पीछे खींचना। ये देखकर झांग युन ने बोलना शुरू किया। अधिपति तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। उनके आसन हमले को देखते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। हालांकि तुरंत उनका पीछा करने के बजाय उसने अपने आसपास मौजूद शून्य शोधन साधकों के समूह से चिल्लाकर कहा, लिनान और लॉन को भूल जाओ। वे बाहर के इन लोगों के नियंत्रण में हैं। मेरे साथ आओ और उनसे निपटो। ये सुनकर उसके आसपास मौजूद शून्य शोधन के साधक तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसके पीछे पीछे शहर से बाहर चले गए। ओवरलॉर्ड की गति धीमी नहीं है, लेकिन फिर भी यह वॉर्ड रिफाइनमेंट चरण में मौजूद लोगों की तुलना में काफ़ी कम है। वे अभी कुछ ही मील पीछे हटे थे कि तभी अधेड़ उम्र के बलवान व्यक्ति और अन्य किसानों ने उन्हें पकड़ लिया, जो परिष्करण चरण में थे। शून्य शोधन चरण में मौजूद साधकों के एक समूह ने तुरंत एक पंखे के आकार का घेरा बना लिया और तुरंत अधिपति को घेर लिया। फक फक करना। अधेड़ उम्र के हटे कट्टे आदमी ने तुरंत ठंडी आवाज में कहा, जब तुम यहाँ हो ही तो जाने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम कहीं नहीं जाओगे। झांग युन ने हल्की सी मुस्कान दी। अधेड़ उम्र का आदमी अचंभित रह गया। धमाका। अगले ही क्षण उनके चारों ओर दिव्य अग्नि का एक क्षेत्र फैल गया। दिव्य इंद्रिय क्षेत्र। अधेड़ उम्र के हटे कट्टे आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तुरंत दहाड़ उठा। यह एकीकरण का चरण है। पीछे हटो। बूम बूम बूम। जैसे ही वह पीछे हटने वाला था, दिव्य अग्नि के 9 और क्षेत्र उसके चारों ओर फैल गए। दिव्य चेतना के 10 क्षेत्र। नवजात आत्मा के 10 चरण के साधक। ... पर्पल मून डेजर्ट के सभी वॉर्ड रिफाइनमेंट स्टेज के साधकों के भावों में जबरदस्त बदलाव आया। मैं जोर। वह अधेड़ उम्र का आदमी पूरी तरह से पागल हो गया है। कुल मिलाकर 10 सदस्य हैं। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? उनकी प्रतिक्रिया से पहले ही भूरे रंग की लपटों का एक तेज झोंका नीचे आ गिरा। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति और उसके साथी प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थे और पल भर में ही आग की चपेट में आ गए। फक फक करना। जब वे पूरी तरह से नष्ट होने वाले थे, तभी अचानक मून किंग सिटी के भीतर से एक ठंडी सी फुफकार सुनाई दी। शहर से कई 100 मीटर लंबा एक विशाल रेत का हाथ का निशान उड़ता हुआ दिखाई दिया। धमाका। यह अग्नि के 10 क्षेत्रों पर जोरदार प्रहार किया, जिससे सभी 10 दिव्य इंद्रिय क्षेत्र एक साथ कांप उठे।
उस भयानक शक्ति के कारण हरे रंग के वस्त्र पहने सभी 10 अधेड़ उम्र के पुरुष कांप उठे। गार्जियन लिन, अधेड़ उम्र का बलवान व्यक्ति और शून्य शोधन अवस्था में पहुंच चुके अन्य लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि सबसे बाहरी अग्नि क्षेत्र के किनारे पर एक दरार पड़ गई है और वे तुरंत उस दरार के सहारे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसी क्षण बर्फ जैसे सफ़ेद वस्त्र पहने एक आकृति अचानक दरार पर प्रकट हुई। शून्य शोधन चरण में मौजूद अधेड़ उम्र के बलवान व्यक्ति और अन्य लोग अचंभित रह गए। फिर उन्होंने झांग युन के सुंदर चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान देखी। अगले ही पल जादुई समुद्री जल की एक लहर नीचे की ओर बह गई। शून्य शोधन अवस्था में मौजूद मध्यम आयु वर्ग के बलवान पुरुषों और अन्य साधकों को प्रतिरोध करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले ही वे सभी दिव्य चेतना के 10 क्षेत्रों में वापस धकेल दिए गए। नहीं, चीखों की एक श्रृंखला के साथ शून्य शोधन चरण के लगभग 20 साधक भूरी लपटों में पल भर में जलकर राख हो गए। न्यायालय में मौत। पर्पल मून रॉयल सिटी के भीतर गहराई में स्थित व्यक्ति ने क्रोध से दहाड़ मारी। दूर से रेत पर बने हाथ के एक और विशाल निशान को गिरते हुए देखा गया। बूम! लेकिन जैसे ही वह झांग युन तक पहुंचने वाला था, एक बड़े काले हाथ ने हवा में ही रेत के हाथ के निशान को जबरदस्ती कुचल दिया। हम बस आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। झांग युन ने बैंगनी चंद्रमा शाही शहर की गहराई की ओर देखते हुए मुस्कुराया। बुलाए गए एल्डमो ने तुरंत हरे रंग के वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों को अपने पीछे लिया और वे सभी उस दिशा में चल पड़े जहां से रेत पर हाथ का निशान आया था। युवेई, रानरान और तुम सब शहर में गए और हंगामा मचाया। झांग युन ने कुछ कहा और फिर बिजली की एक चमक में बदल गया, जो शहर के भीतर एक निश्चित दिशा की ओर तेजी से बढ़ी। युवेई, रानरान और उनके पीछे मौजूद अन्य लोगों को तब समझ आया कि क्या हो रहा है। बड़ी बहन, चलो चलें। रानरान का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। अच्छा, ये सुनकर युवेई ने सिर हिलाया। हालांकि वह डरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी उत्तेजना भी दिखाई दी। यह एक शीर्ष स्तरीय शक्ति का मुख्य शहर है। मुझे शक है कि मैं अपने जीवन काल में फिर कभी ऐसी किसी चीज का सामना कर पाऊंगा। चलो ये करते हैं। युवेई ने दांत पीसते हुए, अपनी आंखों में लड़ने की भावना भरते हुए रानरान को पर्पल मून रॉयल सिटी में ले गई। नवजात आत्मा अवस्था के 2 साधकों को निडर होकर शहर में प्रवेश करते देख अधिपति और उनके पीछे काले वस्त्र पहने नकाबपोश व्यक्ति ने एक दूसरे को अचरज से देखा। काले वस्त्र पहने 2 नकाबपोश व्यक्तियों ने भागने के अवसर का लाभ उठाने पर विचार किया, लेकिन अपने दिल और आत्मा में असामान्यता को महसूस करते हुए वे केवल एक कड़वी मुस्कान ही दे सके, फिर खुद को मजबूत करके शहर की ओर दौड़ पड़े। ये देखकर सरदार के पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस पल, अरे कमीने, एल्डमो, क्या तुम्हारा काला और सफ़ेद आत्मा कबीला मेरे बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान से युद्ध छेड़ने का इरादा रखता है? पर्पल मून रॉयल सिटी के भीतर गहराई में एक भयंकर गर्जना गूंजी। उस आवाज की प्रतिक्रिया एक विशाल अंधकार में विस्तार के रूप में सामने आई, साथ ही साथ भूरे लाल रंग की लपटों के 10 समान रूप से विशाल समुद्रों के रूप में भी। धमाका! पर्पल मून रॉयल सिटी के भीतर गहराई में एक रेगिस्तानी तूफान से निर्मित एक दिव्य चेतना क्षेत्र का उदय हुआ। अनेक क्षेत्र आपस में टकराते हैं। पर्पल मून रॉयल सिटी के ऊपर का रात्रि आकाश दिव्य चेतना क्षेत्रों के युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। सटीक रूप से कहें तो 11 दिव्य चेतना क्षेत्र एक साथ मिलकर एक के विरुद्ध लड़ रहे थे। हालांकि ये दिव्य इंद्रिय क्षेत्र अत्यंत दृढ़ था और इसने अस्थायी रूप से 11 दिव्य इंद्रिय क्षेत्रों को अवरुद्ध कर दिया। लेकिन इस भयावह दृश्य ने शहर के भीतर मौजूद अनगिनत पर्पल मून डेजर्ट के साधकों को अभी भी भयभीत कर रखा था। ये पहली बार था जब उनका सामना किसी ऐसे दुश्मन से हुआ जिसने उनके पर्पल मून रॉयल सिटी पर हमला किया था। तुम किस बात से डर रहे हो? इन आक्रमणकारियों को रोको। जब लॉर्ड मो और बाकी लोग लौटेंगे तब तक ये सभी आक्रमणकारी मर चुके होंगे। हालांकि इसी क्षण शून्य शोधन स्तर के एक साधक की चीख ने बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान के कई साधकों के मनोबल को जगा दिया, जिन्होंने अपने दांत पीसकर शहर में धावा बोल चुके शून्य शोधन स्तर के असंख्य साधकों के हमले का सामना किया। हालांकि दुश्मन भयंकर है, लेकिन वे सर्वोच्च स्तर की शक्ति हैं। पर्पल मून डेजर्ट। जब तक हम रेगिस्तान के बाहरी इलाकों से अतिरिक्त सेना के आने तक और रेगिस्तान के सरदार और हाल ही में गए अन्य लोगों के लौटने तक उन्हें रोके रखते हैं, तब तक हम दुश्मन का सफाया कर सकते हैं। इसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए पर्पल मून डेजर्ट के कई साधकों ने दृढ़ संकल्प के साथ कार्रवाई की। किसी को भी पता चले बिना एक शख्स पहले ही चुपके से अराजकता के बीच शहर के एक हिस्से में प्रवेश कर चुका था। स्टॉप्ड। स्पीकर ब्राउज़र अध्याय 445 बैंगनी ज्वाला। ये बात है। अपने सामने स्थित 2 मंजिला मंडप पर एक नज़र डालने के बाद झांग युन दरवाजे से बाहर निकल गया। कौन? अटारी की पहली मंजिल पर नवजात आत्मा के चरम पर मौजूद एक बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया और उसने ऊपर की ओर देखा। पफ! जादुई समुद्री जल की एक परत तेजधार वाले ब्लेड की तरह सीधे उसकी गर्दन पर से गुजरी। उसका शरीर उसके सिर से अलग हो गया था और उसकी आत्मा का एक अंश बाहर निकलने की कोशिश में भटक रहा था।
झांग युन ने उसे नष्ट कर दिया। फिर समुद्री चुड़ैल की शक्ति एक हाथ में एकत्रित हुई और तेजी से मंडप की दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गई। अटारी की दूसरी मंजिल एक अध्ययन कक्ष है और वहां किताबों की अलमारियों की एक पंक्ति के बगल में एक फूलदान रखा हुआ है। मैंने फूलदान को थोड़ा सा हिलाया। अचानक जिस अटारी में वह था उसके पहले तल के किनारे पर भूमिगत सीढ़ी का एक प्रवेश द्वार दिखाई दिया। ये तंत्र दूसरी मंजिल पर छिपा हुआ है। दैवीय ज्ञान के बिना इसका पता लगाना असंभव होगा। झांग युन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सतह के नीचे एक विशाल भूमिगत चौक था जो एक चमकते हुए टेलीपोर्टेशन सरणी के अलावा पूरी तरह से खाली था। सरणी के बगल में बैंगनी रंग का चोला पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था जो शून्य शोधन स्तर का साधक था। आप बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति किसी को घुसपैठ करते देख आश्चर्यचकित रह गया। झांग युन ने दूसरे पक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया और सीधे अपनी दिव्य चेतना के दबाव से उसे कुचल दिया। ईश्वरीय ज्ञान। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने प्रतिरोध करने के लिए अपनी देहधारी शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। झांग युन ने अपना ब्रश निकाला और सीधे 2 अक्षर लिख दिए। बैंगनी रंग का चोला पहने बूढ़ा व्यक्ति पल भर में एक मूर्ति की तरह स्थिर हो गया। झांग युन तेजी से आगे बढ़ा और दूसरे व्यक्ति के माथे पर उंगली से इशारा करते हुए उनकी जीवन शक्ति और आत्मा दोनों को भेद दिया। उन्होंने दूसरे व्यक्ति का शव उठा लिया। अंतरिक्ष में दरार। झांग युन ने तुरंत अपने हाथ फैलाए और पहले से ही सक्रिय टेलीपोर्टेशन एरे के सामने एक स्थानिक द्वार खोल दिया। वह तुरंत रेंग कर अंदर चला गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए उन्होंने पास ही स्थित अनंत शून्य में टेलीपोर्टेशन की स्थानिक ऊर्जा से घिरी हुई कई आकृतियों को तेजी से पास आते देखा। ये तो बिल्कुल सही समय पर हुआ। झांग युन ने सांस छोड़ी जिससे स्थानिक ऊर्जा मुक्त हुई और उसके पैरों के तलवों में केंद्रित हो गई। तारांकन। स्मैक स्मैक स्मैक। तारांकन। वह आगे बढ़ा और उन सभी आकृतियों को लात मारी जिन्हें वापस उसी रास्ते से टेलीपोर्ट किया जा रहा था जिनसे वे आए थे। फिर अनंत शून्य के निकास द्वार पर स्थित टेलीपोर्टेशन एरे को सील करने के लिए ऊर्जा भंडारण कक्ष से स्थानिक ऊर्जा का एक हिस्सा छोड़ा गया जिससे स्थानिक ऊर्जा की दीवार की एक परत संघनित हो गई जो वापस उछल जाएगी। और भी मंजिलें बनवाते हैं। ये देखकर कि एक परत थोड़ी पतली थी उसने तुरंत कई और परतें संघनित कर दी। कुल मिलाकर 10 परतें बना लीं और संतुष्टि से ताली बजाते हुए अनंत शून्य से बाहर निकल गया। इसी बीच पर्पल मून रेगिस्तान के बाहरी इलाके में स्थित एक शिविर में तंबू के अंदर एक टेलीपोर्टेशन सरणी के चारों ओर साधकों का एक समूह उत्सुकता से इकट्ठा था। अजीब बात है, लगभग 2 मिनट हो गए हैं, टेलीपोर्टेशन अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? टेलीपोर्टेशन सरणी के चारों ओर खड़े सभी साधकों के चेहरे पर भ्रम के भाव थे जो लगातार चमक रही थी। 2 रक्षकों और कई उपासकों के टेलीपोर्टेशन तंत्र में प्रवेश किए लगभग 2 मिनट बीत चुके हैं। सामान्यतः इस टेलीपोर्टेशन तंत्र से पर्पल मून रॉयल सिटी तक पहुंचने में अधिकतम 1 मिनट का समय लगना चाहिए, लेकिन अब बज़ तभी अचानक उनके सामने मौजूद टेलीपोर्टेशन एरे पर कई आकृतियां प्रकट हुईं। आसपास के साधक चौंक गए, लेकिन उन आकृतियों को पहचानते ही वे सब आश्चर्यचकित रह गए। रक्षक युन, आप वापस क्यों आ गए? आवाज सुनते ही टेलीपोर्टेशन एरे पर चक्कर महसूस कर रहे कुछ लोग आखिरकार होश में आ गए। हम अभी भी यहाँ क्यों हैं? क्या टेलीपोर्टेशन एरे सक्रिय नहीं हुआ है? अपने आसपास के माहौल को देखने के बाद समूह आश्चर्यचकित दिखाई दिया। गलत। काले बालों वाले अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इस रक्षक को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे लात मार दी हो। मुझे उसी तरह महसूस हो रहा है। उनके बगल में नीली पोशाक पहने एक महिला ने भी अपनी बात रखी। महामहिम, हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं। टेलीपोर्टेशन एरे पर मौजूद अन्य लोग बोलने लगे। क्या हुआ? काले बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं। नीली पोशाक वाली महिला ने कहा, क्या टेलीपोर्टेशन सिस्टम में कोई खराबी आ गई है? क्या हमें दोबारा टेलीपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए? अच्छा। काले बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और अपने चारों ओर मौजूद साधकों के समूह की ओर देखा। दूर संपर्क सरणी को सक्रिय करो। साधकों को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और हालांकि वे कुछ हद तक भ्रमित थे, फिर भी उन्होंने टेलीपोर्टेशन एरे को सक्रिय कर दिया। बहुत शोरगुल। टेलीपोर्टेशन की तेज रोशनी के साथ काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी, नीली पोशाक वाली महिला और अन्य लोग अचानक घूम गए। तब दुवान टिल्ड जैसे ही वे किसी स्प्रिंग से टकराए हों, काले बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति, नीली पोशाक वाली महिला और अन्य लोगों को तुरंत चक्कर आने जैसा एहसास हुआ। जब उन्होंने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने खुद को बाहरी परिधि पर स्थित टेलीपोर्टेशन टेंट के अंदर पाया। आखिर चल क्या रहा है? वे स्तब्ध रह गए। ज़ियू किंग सिटी। झांग युन द्वारा टेलीपोर्टेशन एरे की समस्या हल करने के बाद उसने तुरंत रेगिस्तान की दानव रानी द्वारा दिए गए नक्शे का अनुसरण किया और बैंगनी चंद्रमा शाही शहर के भीतर स्थित खजाने की तिजोरी की ओर तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही वह पर्पल मून रॉयल सिटी में गहराई तक पहुंचा, ज़ियू किंग सिटी के अंदर
युवेई और रानरान को भी ऊपर सूचीबद्ध लोगों का सामना करना पड़ा। वह एक युवक था जिसने जादुई दस्ताने पहन रखे थे। उसका नाम जी हाओयान है और वह पर्पल मून डेजर्ट में 100 वर्ष से कम आयु के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। 50 वर्ष से कुछ अधिक आयु में ही उनके पास शून्य शोधन स्तर की शक्ति थी, जिसने उन्हें पूरे मध्य क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध बना दिया था। हमने अभी अभी वॉइड रिफाइनमेंट चरण के एक साधक को खदेड़ दिया है जो पर्पल मून रॉयल सिटी पर हमला कर रहा था। जी हाओयान की निगाह युवेई और रानरान पर पड़ी, जो तेजी से शहर में प्रवेश कर रहे थे। एक युवती और एक लड़की के संयोजन को देखकर वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या ये दुश्मन है? बड़ी बहन, वह आदमी हराने में आसान लग रहा है, चलो उसे हरा देते हैं। तभी अचानक उसने देखा कि एक लड़की उसकी ओर इशारा कर रही है और उत्साहित भाव से दूसरी लड़की से बात कर रही है। उसे हराना आसान लगता है। जी हाओयान मुस्कुराया। ये लड़की सचमुच भोली है और बिना सोचे समझे बोल देती है। अच्छा, लेकिन उस लड़की को चुप कराने के बजाय उसके बगल में बैठी लड़की ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था जब उसने उसकी ओर देखा। वह स्तब्ध रह गया। क्या ये लड़की पागल हो गई है? वूश! इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसे अपने चेहरे पर हवा का एक झोंका महसूस हुआ। वाह, कितनी तेज! जी हाओयान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। टकराना! जैसे ही इसे उठाया गया, लगभग तुरंत ही सफ़ेद पवन ऊर्जा से भरपूर एक लंबी टांग ने नीचे की ओर लात मारी। उस लात की ताकत से जी हाओयान का शरीर थोड़ा लड़खड़ा गया और वह इतना हैरान था कि उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके सामने खड़ी लंबी टांगों वाली लड़की पल भर में हवा में उड़ गई। लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो जी हाओयान के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि वह अभी केवल नवजात आत्मा के चरण में ही था, लेकिन प्रतिद्वंदी की शक्ति ने उसे पहले ही हिलाकर रख दिया था। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत रखने वाले तुम ही इन दुश्मनों के बीच सबसे प्यारे बच्चे होगे। जी हाओयान ने अपने सामने युवेई और रानरान को घूर कर देखा और उसकी आंखों में तुरंत एक विचार पनपा। अपने सामने मौजूद दोनों महिलाओं को पकड़ो और दुश्मन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करो। रेत की मुट्ठी, 100 परिष्करणों का क्षेत्र। बिना किसी झिझक के जी हाओयान ने तुरंत अपना दायरा खोल दिया और युवेई और रानरान को अपने दायरे में ले लिया। बस आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो और मैं तुम्हें कुछ दर्द से बचा लूंगा। जी हाओयान ने युवेई और रानरान को शांत भाव से देखा और बोला, पवन राजा की इच्छा, पवन राजा की शक्ति, पवन राजा का अवतार। लेकिन इसके जवाब में युवेई की पवन राजा आध्यात्मिक जड़ का पूर्ण पैमाने पर विस्फोट हुआ। इस समय युवेई की चमकीली आंखें एक प्रचंड जुझारू भावना से भरी हुई थीं। हालांकि इस दौरान उसके साधना स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन डिंग परिवार के साथ अभ्यास के माध्यम से उसने पवन राजा आध्यात्मिक जड़ की शक्ति में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। हालांकि वॉइड रिफाइनमेंट चरण में किसी का सामना करने का यह उसका पहला अनुभव था। लेकिन वह डरी नहीं। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके सिर के ऊपर अनगिनत घूमती हवाओं की एक धुंधली छवि दिखाई दी। जैसे ही वह प्रेत प्रकट हुआ, आसपास के क्षेत्र में एक दमनकारी अनुभूति छा गई। जी हाओयान की आंखें आश्चर्य और संदेह से चौड़ी हो गईं। ये किस प्रकार की तकनीक है? वूश! इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, मानो टेलीपोर्ट हो गया हो, युवेई, जो एक सेकंड पहले दर्जनों मीटर दूर थी, अब ठीक उसके सामने थी। तूफान सम्राट का पैर। असंख्य सफ़ेद पवन ऊर्जाओं और बवंडरों से भरी उस टांग ने पहाड़ के बराबर भारी पवन बल को वहन किया और उसे जोर से लात मारी। 100 गुना रेत की मुट्ठी। जी हाओयान का चेहरा गंभीर हो गया और उसके क्षेत्र की शक्ति उसके चारों ओर उमड़ पड़ी, जिससे बड़ी मात्रा में रेत उसकी दाहिनी मुट्ठी पर जमा हो गई। धमाका! उसने एक मुक्का मारा जो युवेई की लात से सीधे टकरा गया। रेत के तूफान भयंकर रूप से फैल गए और तेज सफ़ेद हवाएं पूरे देश में बहने लगीं। उस भयानक शक्ति के कारण शून्य कांप उठा। रेत का तूफान और सफ़ेद हवा, ये दोनों ऊर्जाएं हिंसक रूप से टकरा गईं। ऊर्जा स्वयं कमजोर नहीं है, बल्कि उग्र रेत भी क्षेत्र शक्ति की एक परत से ढकी हुई है। बूम! इस क्षेत्र की शक्ति के संदर्भ में अंततः सैंडस्टॉर्म का पलड़ा भारी है। पफ! खून की एक तेज धार के साथ युवेई का पूरा शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया। वरिष्ठ बहन! रानरान के चेहरे के भाव बदल गए और वह तेजी से आगे बढ़ी और पीछे की ओर गिर रहे युवेई को पकड़ लिया। युवेई का शरीर कांप उठा और उसके गुलाबी होंठों से खून बहने लगा। बड़ी बहन, क्या आप ठीक हैं? रानरान का चेहरा पीला पड़ गया। मैं ठीक हूँ। युवेई ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन उसके मुंह से खून की एक और बड़ी धारा बह निकली। इस जोरदार टक्कर से पहाड़ के अंदरूनी हिस्से को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचा है। मेरी बड़ी बहन को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बुरी तरह पीट दूंगा। जी हाओयान को घूरते हुए रानरान के चेहरे पर क्रोध के भाव झलक रहे थे। जी हाओयान के चेहरे पर उदासीनता के भाव थे। इसके बाद रानरान खड़ी हो गई। धमाका! सफ़ेद राक्षसी ऊर्जा उसकी दाहिनी बाह में तेजी से दौड़ गई और उसकी बाहों के बीच एक अजीब सी रोशनी उभर आई।
यह ऊर्जा, सफ़ेद राक्षसी ऊर्जा को देखते हुए जिहाओयान ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाईं, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो बस एक लड़की है, मैं उसे आसानी से अपना बना सकता हूँ। असंख्य रेत के कणों को धारण किए हुए उस क्षेत्र की शक्ति ऊपर की ओर बढ़ी और सीधे रानरान को घेर लिया। लेकिन उस क्षेत्र की शक्ति से ओतप्रोत रेत के कण रानरान से मात्र आधा मीटर की दूरी पर थे जब वे हवा की एक अदृश्य दीवार से टकराए और उसका एक अंश भी भेदने में असमर्थ रहे। जिहाओयान हैरान रह गई। धमाका! इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, उसने देखा कि रानरान का दाहिना हाथ बेतहाशा चमक रहा है और उसकी पुतलियां भी सफ़ेद हो रही हैं। ज्योतिषीय राक्षसी शक्ति, तारकीय हस्त तकनीकें, राक्षसी मुट्ठी। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 446 एक धीमी गति से होने वाला विस्फोट। झांग युन खजाने की तिजोरी में गहराई तक जाता है। सफ़ेद राक्षसी ऊर्जा तेजी से ऊपर उठी और 100 मीटर से अधिक लंबी एक राक्षसी मुट्ठी का निशान दिखाई दिया क्योंकि मुट्ठी धीरे धीरे बाहर की ओर फैल गई। बकवास! जिहाओयान अपने ऊपर बरस रहे मुक्कों के जबरदस्त निशानों को देखकर स्तब्ध रह गया। क्या बात है! हजारों रेत की मुट्ठी! बिना ज्यादा सोचे समझे उसने तुरंत अपने क्षेत्र की शक्ति को इकट्ठा करके हमले का सामना करने के लिए रेत की एक विशाल मुट्ठी का निशान बनाया। बूम! हालांकि इससे पहले कि उसकी रेत की मुट्ठी का निशान 100 मीटर लंबी राक्षसी ऊर्जा की मुट्ठी के निशान से टकरा पाता, राक्षसी ऊर्जा की मुट्ठी के निशान द्वारा लाई गई शक्तिशाली हवा ने उसे जबरदस्ती तितर-बितर कर दिया। हवा के प्रचंड बल के कारण जिहाओयान लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर भय के भाव साफ झलक रहे थे। क्या ये हवा के इस झोंके की शक्ति के बारे में कोई मजाक है? अच्छा नहीं है। 100 मीटर लंबे राक्षसी मुट्ठी के निशान को तेजी से पास आते देख जिहाओयान ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह उस दायरे से बिल्कुल भी नहीं बच सका। नहीं, रात के आकाश में गूंजती हुई एक तीखी, शोकपूर्ण तलवार की चीख के साथ बूम! जिहाओयान का पूरा शरीर राक्षसी मुट्ठी के निशान से मांस और खून के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। क्या हो रहा है? ये सीनियर ब्रदर हाओयान हैं। सीनियर ब्रदर हाओयान उस लड़की के मुंह के से टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या? इस आश्चर्यजनक हलचल ने तुरंत पास के पर्पल मून डेजर्ट से कई साधकों का ध्यान आकर्षित किया, जो पर्पल ब्लेज के विस्फोट को देखकर स्तब्ध रह गए। पर्पल मून डेजर्ट की युवा पीढ़ी में दूसरे सबसे शक्तिशाली जिहाओयान को उस लड़की ने टुकड़े टुकड़े कर दिया जो देखने में 6 या 7 साल से अधिक की नहीं लग रही थी। रानरान और युवेई की वजह से ध्यान भटकने वाले बावांद और काले वस्त्र पहने नकाबपोश व्यक्ति ने भी उसी समय ये दृश्य देखा। मेरा भालू राजा का मुंह खुला रह गया, उसका पूरा चेहरा सदमे से भर गया था। काले वस्त्र और नकाब पहने दोनों व्यक्ति पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्या अभी अभी बना वह मुट्ठी का निशान उस राक्षसी साधक लड़की द्वारा बनाया गया था? उन्होंने अपनी आंखें मलीं और यह पुष्टि करने के बाद कि वास्तव में वहां रानरान ही खड़ी थी, उनके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से एक अजीब सी हलचल हुई। लड़की की पहले की उकसाहट को याद करके दोनों पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। सौभाग्यवश झांग युन ने उसे उसी क्षण रोक दिया। अगर वे सचमुच लड़ पड़ते तो अभी अभी मारा गया वो मुक्का। भूत! दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। राक्षस! ये तो एक राक्षस है। धीरे से युवेई भी जो कुछ उसने देखा उससे स्तब्ध रह गई और उसने अपने मुंह से खून थूकना बंद कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह! क्या उसकी छोटी बहन सचमुच इतनी गुस्सैल है? अपनी छोटी बहन की रक्षा करने की अपनी इच्छा को याद करते हुए वह कड़वी मुस्कान से खुद को रोक नहीं पाए। यहाँ कौन किसकी रक्षा कर रहा है? कोंग जेंग ये 11 दिव्य इंद्रिय क्षेत्रों के रेगिस्तानी तूफान क्षेत्र का प्रतिरोध कर रहा था। शुद्ध राक्षसी ऊर्जा। बैंगनी वस्त्र पहने और लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति का ध्यान भी नीचे के दृश्य की ओर आकर्षित हुआ। सफ़ेद राक्षसी ऊर्जा के विस्फोट को देखकर उनका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी नज़रें तुरंत नीचे खड़ी दुबली पतली रानरान पर टिक गईं। एक शुद्ध राक्षसी साधक! ये लड़की शुद्ध राक्षसी साधना करने वाली है। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में तीव्र इच्छा की चमक दिखाई दी। बूम बूम बूम! इस समय रेगिस्तानी तूफान के क्षेत्र के बाहर एक अंधेरे क्षेत्र और आग के 10 भूरे समुद्रों ने बमबारी शुरू कर दी। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कराहते हुए अपने होठों से खून की एक बूंद टपकाए। इस मामूली सी चूक ने शक्तिशाली हमले को रेगिस्तानी तूफान क्षेत्र के उस हिस्से को नष्ट करने का मौका दे दिया जिसकी देखरेख वह कर रहा था। एल्डमो, क्या तुम ब्लैक एंड व्हाइट स्पिरिट क्लैन सचमुच मेरे पर्पल मून डेजर्ट के दुश्मन बनना चाहते हो? अंधेरे में छिपे हुए एल्डमो की ओर देखते हुए बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से से घूर कर देखा। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि एल्डमो के साथ क्या समस्या थी। अन्य लोग शायद पर्पल मून डेजर्ट के बारे में नहीं जानते हों, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट स्पिरिट क्लैन, जो शीर्ष 10 भूमिगत शक्तियों में से एक है, पर्पल मून डेजर्ट और डेमन सीलिंग सेक्ट के बीच के संबंध के बारे में अच्छी तरह से जानता है। 10 सबसे शक्तिशाली भूमिगत शक्तियों में से 2 होने के नाते डेमन सीलिंग सेक्ट और ब्लैक एंड व्हाइट स्पिरिट क्लैन को एक गठबंधन माना जा सकता है। रिश्ता चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, कम से कम हम एक दूसरे पर बोझ तो नहीं बनेंगे।
जब उनके स्वामी मो अनुपस्थित हैं, तब इतने बड़े समूह के साथ अचानक हमला करके एल्डर मो की क्या योजना है? क्या आप सचमुच पर्पल मून डेजर्ट को मिटाना चाहते हैं? एल्डर मो ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उन्होंने हरे रंग के वस्त्र पहने हुए 10 समान रूप से उदासीन अधेड़ उम्र के पुरुषों को अपने साथ ले जाकर उन पर लगातार हमले जारी रखे। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वह लगातार रेत के तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा था। वह एक ही समय में एल्डर मो और हरे रंग के वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों को रोकने में इसलिए सक्षम था क्योंकि वह विशेष रूप से मजबूत नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसका क्षेत्र मुख्य रूप से रक्षा और सीलिंग पर केंद्रित था। उन साधकों से बचाव करना अपेक्षाकृत आसान है जिनकी प्रभुत्व शक्ति उससे कमजोर है। हरे वस्त्र पहने हुए 10 अधेड़ उम्र के पुरुष इसी श्रेणी में आते हैं। उनके लिए हरे रंग के वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों का दबाव भी उतना बड़ा नहीं था जितना कि एक एल्डर मो का दबाव था। लेकिन वह ये भी जानता था कि यह सिलसिला अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता। वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? उसने शहर में स्थित उस मंडप पर नजर डाली जहाँ टेलीपोर्टेशन एरे स्थित था और भौहें सिकुड़ी। समयरेखा के अनुसार रेगिस्तान के किनारे की रखवाली कर रहे उन दोनों लोगों को अब तक टेलीपोर्टेशन सिस्टम के माध्यम से वहां पहुंच जाना चाहिए था। अब वह इन दोनों संयुक्त अवस्था वाले प्राणियों की मदद की प्रतीक्षा कर रहा है। जब तक एकीकरण चरण में ये दो साधक आकर एल्डर मो का ध्यान भटकाते हैं, तब तक वह अपने क्षेत्र का उपयोग करके हरे वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों को अस्थायी रूप से सील करने और फंसाने के लिए अपने हाथ खाली कर सकता है। इस तरह एल्डर मो का अकेले सामना करना काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके दो नवजात आत्मा चरण के साधक अब अपनी सेनाओं को उन लोगों से निपटने के लिए मुक्त कर सकते हैं जिन्होंने शाही शहर में घुसपैठ की है। रुको, 10 अचानक उसने जो देखा उसके बारे में सोचते हुए मैंने हरे रंग के वस्त्र पहने हुए 10 एक जैसे दिखने वाले अधेड़ उम्र के पुरुषों पर एक नज़र डाली और उनके नीचे सभी 10 एक जैसे शून्य शोधन स्तर के साधकों पर भी नज़र डाली। गलत। उसे अचानक एहसास हुआ, ये सभी किसान बिल्कुल एक जैसे क्यों दिखते हैं? जब पहली बार उनका सामना हरे रंग के वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों से हुआ तो उन्होंने अवचेतन रूप से मान लिया कि वे 10 भाई थे जो एक ही तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। लेकिन अब जाकर उसे एहसास हुआ कि हरे रंग के वस्त्र पहने ये सभी अधेड़ उम्र के पुरुष एक ही व्यक्ति थे। वहाँ एल्डर मो भी मौजूद थे, जो अकेले होने के बावजूद शुरू से अंत तक उनसे एक शब्द भी नहीं बोले थे। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाए बिना नहीं रह सका, एल्डर मो, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हैं? एल्डर मो उदासीन बना रहा और उसने अपना हमला जारी रखा। उस भावहीन चेहरे ने बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को यकीन दिला दिया। धिक्कार है, आखिर इन हरे वस्त्रधारी 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों और नीचे मौजूद शून्य शोधन स्तर के असंख्य साधकों को किसने बनाया है? बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपना बचाव करने की पुरजोर कोशिश की, जबकि उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। इतने सारे नवजात आत्मा और शून्य शोधन स्तर के साधकों को वास्तविक साधकों के समान शक्ति से युक्त बनाने के लिए इस प्रकार की विधि का उपयोग करना होगा। अचानक एक नाम जो हाल ही में उसके दिमाग में बार बार आ रहा था, उसके दिमाग में कौंध गया। झांग युन। जिवेई दारूमिंग जिस झांग युन से निपटना चाहता था, क्या उसके पास शून्य शोधन स्तर के साधकों को बुलाने की कोई विधि नहीं थी? क्या ये दूसरी पार्टी की गलती हो सकती है? ये सही नहीं है। क्या दूसरा पक्ष पर्वतीय सीमा पर नहीं है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह विधि सम्मेलन चरण में साधकों को बुला सकती है? एल्डर मो और उनके सामने हरे रंग के वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों की ताकत को भांपते हुए बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। शून्य शोधन चरण के साधक को बुलाना और शरीर एकीकरण चरण के साधक को बुलाना दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। यदि वास्तव में सम्मेलन अवस्था में असीम रूप से शक्तिशाली प्राणियों को बुलाना संभव होता तो यह मध्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी तकनीक होती। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की सांसें थोड़ी तेज हो गईं और बिना किसी झिझक के उसने अपने शरीर पर लगे बैंगनी जैद के एक टुकड़े और काले जैद के एक ताबीज को एक साथ कुचल दिया। अगर उनके पास वाकई ऐसे तरीके हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। और नीचे एक लड़की है जिसमें पूरी तरह से राक्षसी ऊर्जा समाई हुई है। बहुत शोरगुल। ठीक उसी समय शाही शहर के भीतर स्थित एक भव्य हॉल से अचानक ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। अच्छा नहीं है। ये देखकर बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। रक्षा की बात तो छोड़िए, उन्होंने तुरंत एक रेगिस्तानी तूफान ला दिया जिसने एल्डर मो और हरे रंग के वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों को पीछे धकेल दिया। वह तुरंत शाही शहर के भीतर स्थित मुख्य हॉल की ओर दौड़ पड़ा। ब्रश। इससे पहले कि वह कुछ कदम भी चल पाता, अंधेरे की एक लहर उस पर छा गई और एल्डर मो टेलीपोर्ट होकर प्रकट हुए और अपना हाथ उठाकर एक शक्तिशाली हथेली का प्रहार किया। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी हथेली में रेत इकट्ठा की और हथेली के एक ही प्रहार से हमले का जवाब दिया। टकराना। दोनों हथेलियां आपस में टकराईं और पूरा रात्रि आकाश कांप उठा। बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाया और सदमे से दर्जनों मीटर पीछे जा गिरा।
एल्डरमो का चेहरा गंभीर था। बिना किसी बचाव के युद्ध शक्ति के मामले में प्रतिद्वंद्वी, जो लाइट एलायंस द्वारा महाद्वीप की वांछित सूची में 9वें स्थान पर है, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। बहुत हलचल। इस समय शाही शहर के भीतर स्थित मुख्य हॉल के अंदर अचानक कंपन तेज हो गया और बढ़ने लगा। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया और उसने तुरंत उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की। लेकिन एल्डरमो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि हरे रंग के वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने उन्हें तुरंत घेर लिया था। गधे! बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसकी आंखें काली पड़ गईं और उसके शरीर से भयानक राक्षसी ऊर्जा, साथ ही घूमती हुई रेत निकलने लगी। उग्र रेत दानव मुखौटे का नृत्य। असंख्य राक्षसी शक्तियों ने उग्र रेत को उछाल दिया, जिससे राक्षसी मुखौटे बन गए जो दहाड़ते हुए हरे रंग के वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों को हवा में उड़ा ले गए। लेकिन जैसे ही वे एल्डरमो के पास पहुंचने वाले थे, एल्डरमो ने अचानक अपनी सफ़ेद हथेली ऊपर उठाई। तार आसपास के शून्य में अनगिनत महीन ऊर्जा रेखाएं उभरी और देखते ही देखते रात के आकाश में रेखाओं का एक घना क्षेत्र बन गया। उग्र राक्षसी चेहरों को सतह को छूते ही इन रेखाओं ने चीर फाड़ कर दिया और वे राक्षसी ऊर्जा के कणों और रेत के दानों में बदल गए जो चारों दिशाओं में बिखर गए। कब बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि यह घटना उनके क्षेत्रों के संघर्ष के दौरान हुई थी। क्या आपको बुलाया नहीं गया था? आपके मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? उसने एल्डरमो को घूर कर देखा। एक ऐसा प्राणी जिसे युद्ध में अपनी चालें छुपाना आता हो। एल्डरमो ने उसे कुछ नहीं समझाया। उसने अपना सफ़ेद हाथ उठाया और अनगिनत ऊर्जा रेखाएं तीरों की बारिश की तरह उस पर बरस पड़ीं। गधे! बैंगनी वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा उदास था और उसका शरीर घूमती हुई रेत और राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था। बूम बूम बूम! अचानक रात के आकाश में एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। इसी बीच शाही शहर के भीतर स्थित भव्य हॉल के अंदर ये तन कपड़ा बेहद घटिया है। झांग यून इस समय एक गलियारे में खड़ा था, अपने सामने मौजूद प्रतिबंधों की परतों को देख रहा था जिनमें एक भी दरार नहीं छोड़ी गई थी, और कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। मुख्य हॉल के उस गलियारे में प्रवेश करते ही, जहां खजाने की तिजोरी छिपी हुई थी, उसने अपनी अमर आंख तकनीक का उपयोग करके प्रतिबंध का पता लगाया। लेकिन इसे खोजना व्यर्थ था, क्योंकि प्रतिबंध को तोड़ा नहीं जा सकता था। ऐसा नहीं था कि उस पर हमला नहीं किया जा सकता था, बल्कि यह था कि उसे बचा नहीं जा सकता था। ये प्रतिबंध असल में लोगों को रोकता नहीं है, लेकिन ये हर जगह मौजूद रहता है। अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको इस प्रतिबंध की शक्ति का सामना करना होगा। सरल शब्दों में कहें तो प्रवेश करने का कोई भी प्रयास इस प्रतिबंधात्मक ऊर्जा के कारण उत्पन्न अलार्म को सक्रिय कर देगा। जब तक मुख्य हॉल को अलग नहीं किया जाता, तब तक इसे खोला नहीं जा सकता। उसने मूल रूप से चुपके से घुसकर खजाने की तिजोरी को लूटने की योजना बनाई थी और पर्पल मून डेजर्ट के लौट रहे लॉर्ड पर्पल रोज विच और अन्य लोगों के लिए एक आश्चर्य छोड़ने की योजना बनाई थी। लेकिन अभी हम छुपकर काम नहीं कर सकते, हमें पूरी ताकत लगानी होगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने मुख्य हॉल के बाहर हवा में कहीं अधिक तीव्र युद्ध की हलचल महसूस की। वह जानता था कि शाही शहर की रक्षा कर रहे महान पूर्णता स्तर के साधक को इसकी जानकारी अवश्य हो गई होगी और वह यहाँ आने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन एल्डरमो ने निस्संदेह उन्हें रोक दिया। ये कहना ही पड़ेगा कि एल्डरमो एक दुर्जय शत्रु हैं, लेकिन उनके द्वारा बुलाए गए प्राणी के रूप में मैं पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता हूँ। रुकना! जैसे ही वह गलियारे के अंत तक पहुंचने वाला था, अचानक आगे से एक चीख सुनाई दी। स्टॉप! अध्याय 447 विशेष द्वार पूरी तरह से लूटा हुआ। झांग यून रुका और उसकी दिव्य चेतना तुरंत फैल गई। हालांकि वहां किसी भी चीज का कोई निशान नहीं मिला। कोई फायदा नहीं, तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। हालांकि वह आवाज फिर से सुनाई दी। क्या यह अमर है? झांग यून की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने तुरंत 12 सतर्कता प्राप्त कर ली। उसकी दिव्य चेतना सभी दिशाओं में फैल गई। हालांकि आसपास के गलियारे और मुख्य हॉल का अधिकांश भाग पूरी तरह से सुनसान था। आवाज जारी रही, मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। झांग यून के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? ऐसा करते समय उसने गुप्त रूप से और सावधानीपूर्वक अमर नेत्र तकनीक का उपयोग करके अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। हालांकि एक नज़र पड़ते ही उसका ध्यान सामने गलियारे के अंत में स्थित एक लाल लोहे के दरवाजे की ओर आकर्षित हो गया। वह दरवाजा जहां छिपने की कोई जगह नहीं है। विवरण: एक दरवाजे के आकार का प्राणी जो किसी भी इमारत में घुल मिल सकता है। कलाकृति: आत्मा, प्रतिबंध की आत्मा। क्षमता: ये किसी भी गलियारे या मार्ग में अवरोधक ऊर्जा को मुक्त कर सकता है, जिससे पुनर्तः निर्बाधता प्राप्त होती है। साथ ही जब इसे वास्तुकला में एकीकृत किया जाता है तो ये संरचना के साथ एक हो जाता है और एक निर्जीव आत्मा समान इकाई में रूपांतरित हो जाता है। खामी: उत्सर्जित प्रतिबंधित ऊर्जा में कोई विनाशकारी शक्ति नहीं होती, ये केवल ऊर्जा में उतार चढ़ाव का अलार्म जारी कर सकती है।
नोट: ये दरवाजा विशेष रूप से चोरी रोकने के लिए बनाया गया था। झांग युन ने उसे अजीब नज़रों से देखा। मैं एक संप्रदाय का शिष्य हूँ और मेरा इस बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान के पूर्वजों से संबंध है। एक आवाज़ आई, पर्पल मून रेगिस्तान से तुम्हें क्या दुश्मनी है? मैंने पर्पल मून रेगिस्तान के पूर्वजों से 100 वर्षों तक इसकी रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन मेरा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। अब तुरंत पीछे हट जाओ। हालांकि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन झांग युन को यकीन था कि आवाज़ सामने गलियारे के अंत में स्थित लाल लोहे के दरवाजे से आ रही थी। एक अमर द्वारपाल। क्या ये लाल लोहे का द्वार सिर्फ दिखावे के लिए है, जो अमर होने का ढोंग कर रहा है? झांग युन अपनी हंसी नहीं रोक पाए और सीधे उसके पास चली गई। रुकना! लाल लोहे का फाटक गरजा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। झांग युन मुस्कुराई और बोली, लेकिन अगर मैं नाम वापस नहीं लेना चाहती तो क्या होगा? मेरे पैर तेजी से आगे बढ़े। अरे बदमाश, तू इस अमर की अवज्ञा कर रहा है। लाल लोहे का द्वार दहाड़ उठा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जादुई समुद्री जल उससे टकरा चुका था। ये सीधे गलियारे में बह गया, जादुई समुद्री जल से घिरा हुआ। लाल लोहे का द्वार गरजा, यह अमर क्रोधित है। तुम स्नैप! झांग युन ने उसे सीधे लात मारी और चिल्लाते हुए कहा, परी भाड़ में जाए। स्नैप! टूटा हुआ लोहे का गेट, क्या तुम साधु बनने की कोशिश कर रहे हो? स्नैप! धिक्कार है तुम पर, यह दरवाजा तो बिल्कुल बेकार है। एक के बाद एक लात। इसे रोक! लाल लोहे के दरवाजे पर लात मारना, जो एक विद्रोही भाव से शुरू हुआ था, अंततः एक सिसकी में बदल गया। वाह! रुको, तुम रुक जाओ, इस संप्रदाय को रोक दो। वाह! झांग युन ने लात मारना बंद कर दिया और लाल लोहे के गेट की ओर देखने लगा। उसने देखा कि उसकी लातों से केवल कुछ निशान पड़े थे, कोई नुकसान नहीं हुआ था। थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उसने कहा, सामग्री तो काफ़ी अच्छी है। तुम इंसान, तुमने हमारे संप्रदाय पर अत्याचार किया है। रेगिस्तान के स्वामी, वापस आ जाओ। स्नैप! झांग युन ने उसे फिर से लात मारी और गाली देते हुए कहा, क्या तुमने अभी अभी खुद को अमर नहीं कहा था? अब तुम खुद को रेगिस्तान का स्वामी क्यों कह रहे हो? वाह! लाल लोहे का फाटक फूट फूट कर रोने लगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग युन ने आंखें घुमाईं और शांत भाव से कहा, अगर तुम फिर से रोईं तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। संक्षेप में कहें तो रोना बंद हो गया और लाल लोहे का फाटक जमीन पर सपाट पड़ा हुआ था, बिल्कुल स्थिर। मरने का नाटक करना बंद करो। झांग युन ने आगे देखा। टूटा हुआ लाल लोहे का दरवाजा एक भीतरी हॉल में खुलता था, जिसमें आगे की ओर 3 रास्ते थे। उसने लाल लोहे के दरवाजे पर लात मारी और पूछा, कौन सा रास्ता खजाने की तिजोरी की ओर जाता है? उसने पहले ही अपनी दिव्य चेतना से मुख्य हॉल का अवलोकन कर लिया था। मुख्य हॉल के सबसे भीतरी हिस्से में, जो अब इस भीतरी हॉल के सामने के 3 मार्ग हैं, एक दिव्य चेतना ने उन्हें अवरुद्ध कर दिया। ये तीनों मार्ग रेगिस्तानी दानव रानी के मानचित्र पर विशेष रूप से नहीं दर्शाए गए थे। उसे इससे किसी खतरे का अस्पष्ट सा आभास हो रहा था। अब जबकि यह लाल लोहे का द्वार दिखाई दिया है, इसके बारे में पूछने का यह एक अच्छा अवसर है। लाल लोहे के द्वार ने उत्तर दिया, मध्य भाग। ठीक है। झांग युन ने उस पर एक नज़र डाली और कहा, जब मैं अंदर जाऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें ही अंदर फेंक दूंगा। अगर यह खजाने की तिजोरी नहीं निकली तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही नष्ट कर दूंगा। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर लाल लोहे का गेट पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं! लाल लोहे के द्वारपाल ने जल्दबाजी में चिल्लाकर कहा, दाईं ओर, दाहिने रास्ते से जाओ। झांग युन ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या आप निश्चित हैं? जरूर। होंटी में यूं की वो भी दूर दिंग, यूं बयान जिनको शीबाओ को सोजई गंगवान ताकान जियाओ की लाए, बू जीवे नीजे में यूं चुआई वो पा जू शो पा वो दे शीजे दे लियान सू चुआई ले शी जी जियाओ हो, कोई दिन होंटी में बोशी सा हुआंग हो, जंग यू जे काइलन की दुई फंगी लूचोंग स्यांग यू बयान तोंग दाओ बू जंग ये जू शी ए शी मी जिन तो शी ईशन फेंग जे हाउजी डाउ सो दे होर्टी में क्या कान लू जे इकेन क्या देशे शी पिंग जंग ताशे शी तंचा जिन लाई सिया रंजू शी बेई जे जुई डंग जी जियांग होंटी में रेंग ले शंग किया सिया या जू साओ गों को कोई दिंग बु कंजे की ता जिनजी हो, जंग यू जी जी कई शीले बाउली चाय किया पेंग 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 ईदा डाओ हेती की दे रोह शे कियांग दू किंग सोंग जू चुआई कई लेजे हो देती में होर्टी में दा कई देशू जियान ईगुनोंग हो दे बाउ की पुमियान एलाई तई या गे जोंग सुआ लनी काई दे बाओ गुंग यिंग रुया लियान जे लोंग सु लियान जी शाओ बन शेंग याओ जे लोंग जी सु जियाओ गुआ जी लियान यू हा जी गंग जी यंग दे लोंग सु नेंग लियांग यू लंग सु अली जी शाओ जी जे जी लिंकाई यू दुआ जी शुई जियाओ जू ल्यूली किया नियान सोंग चेंग यू शुई जे जन ई शेंग जी जनी की सो जन फंग जी सुआली के ई शुई जिन सिंग दाजाओ निंगो हो जियांग योंग यू जी जिलाओ गु सिंग जोग शी दा चेंग जी ली ये वुफा किंग पो सिया मिंग या जी शाओ दे लिंग हाओ
यू मिंग जी या योंग यू रंजन मिंग सी गुई में जी वे गंग लियान शे दान जी शाओ जी पिन दान याओ केजू अक्सू शी लियान हूँ रूशे चुई लियान शे शी जू जियाओ शेंग ये जी शाओ शेंग याओ कान ये कान जे बाओ कुने योंगी जंग जंग जुओ जी बाई फंग दे नाई गे योंग जिंग जी शुई जिंग गुई जुआंग जे फंग फू जंग शी पिन दे ई यंग यंग काई दे बाओ राओ शी जंग यूई जियान गो जोंग दुओ बाओ वुएरे बुजू याशे फाजी बन शेंग याओ जी जे जी लिंग काई दे लिंग हाओ जे जई वई जी के दो शिवान नानी जियान दे जे बाओ है यू शे में यूं जंग यू जी जी कई शी ले सुआ फेंग शी दे सोगवा दुआ दुआ बन फे जोंग बाओ को बयान बेईता सोगवा ई कोंग लियान बाई फंग दे जुओ जीता दोह में फंग गोंग जे दो योंग ते शू लिंग काई दा जाओ दे हुई लू जोंग जाओ इसिया शाओ नेंग जियान जाओ ई लियांग जो लिंग काई जियान जू छू लाई बू गो जई सोगवा डाओ जुई हो ही जियान शी तादे याशे तू रनी दुन म्यान किया बू जई शी ई जंग जुओ जी ए शी ई गे शुई जिंग जू ने जी फंग जे ई बा स्यांग शी जंग शी पिन दे लियांग मी जंग चुन बाई जंग जियान देंग जी शेंग की जुआंग तई फेंग ही जी शाओ ई शंग किया जोंग जिंग काई लियान तोंगी वे दा चेंग की एक सुशिकान हूँ वे की लिंग सोजू के रोंग नाशी जियान वान बन नेंग लियांग जियाची वान बन नेंग लियांग जी फेंग तियाओ जियान तोंग शी जू रू वू जोंग की शंग नेंग लियांग बो दुआ की जी जियान शे नेंग लियांग सुलाइजी तोंगी रेशेती जंग शी जियान की जी यू जी हुई हुआ सिंग की लिंग बेई हुआ सिंग जी फेंग यी जी छू जू जियान जोंग हा यूं इदाओ कान लू लू यिंग जी फेंग शी हुई छू फा शेंग की दा चेंग की एक सुशिकान हूँ वे की लिंग कंजे जे बा जियान दे सी जंग यू देंग दाले शुआंग गिया पेंग मैं यूं जी जी जियांग जे बा जंग जियान लियान तोंग शुई जिंग जुई तोंग शोहले की लाई जुई हो साओ ले या जे ई बयान दे कौन रू ये दे बाओ को कोई दिंग में यूं लू हो जंग यू जे काई दाई जे होंग टी में स्यान वयर को ई बयान चू आई ले होंग टी में ई जियाओ वे डाओ लिंग वई लियांग तियाओ तोंग डाओ ली शीशे में सिया जिंग होंग टी में शेंग हुई दा पा गंग हुई दा वान यू आई ले ई जियाओ वेशे में यू चुआई वो नी गंग गंग स्यांग ही वो रूसिया जिंग बू चुआई नी चुआई शी पा बी चुआई ले पा दुई बुकी वो कौन ले ई लू की फूजे होंग टी में चोंग छुदा दिया हो जंग यूजे काई फंग गो ले होंग टी में जियांग जी रेंग रूले सिया बाओगे याशे वंग स्यांग कोंग जेंग स्टॉप अध्याय 448 दानव सम्राट का हाथ पहली बार अपनी शक्ति दिखाता है। कोंग जेंग बैंगनी रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था और उसके वस्त्र बुरी तरह से फटे हुए थे जिसके नीचे लगभग कोई भी साबुत त्वचा दिखाई नहीं दे रही थी। इसके विपरीत एल्डमो और हरे वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुष भी घायल हो गए थे और उनकी त्वचा पर राक्षसी ऊर्जा के कारण कई निशान थे। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के विपरीत एल्डमो और हरे वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बिना रुके अपना अथक हमला जारी रखा। एक बार फिर 11 के मुकाबले 1 की स्थिति बन गई थी और बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को अब दबाया जा रहा था और पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हालांकि अपनी राक्षसी ऊर्जा और उग्र रेत के संयोजन से बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने राक्षसी रेत का एक सुरक्षात्मक क्षेत्र बनाने में कामयाबी हासिल की और एल्डमो और हरे वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुष फिलहाल उसे हराने में असमर्थ रहे। हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा, ये देखकर झांग युन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर बिजली की तरह आकाश में दिव्य चेतना के अनेक क्षेत्रों में ऊपर की ओर उठ गया। किसी को अचानक लड़ाई में शामिल होते देख बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत ध्यान दिया। नमस्ते, झांग युन ने उसकी ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम झांग युन हो? बूम बूम बूम। इसके जवाब में एल्डमो और हरे रंग के वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने उन पर भयंकर हमला किया। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपना चेहरा बदल लिया और अपने क्षेत्र को सहारा देने के लिए बड़ी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा और रेत को तेजी से प्रसारित किया। वह अपने क्षेत्र को स्थिर करने में कामयाब रहा, लेकिन उसके आंतरिक अंग हिल गए और मत गए और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। बूम! इससे पहले कि मैं सांस भी ले पाता, अचानक मेरे सामने से एक जोरदार धमाका हुआ। पफ! उसके पहले से ही अशांत आंतरिक अंगों पर ऊर्जा के एक और जोरदार झटके का असर हुआ और बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और ऊपर देखते हुए खून का एक घूंट थूक दिया। उसके साम्राज्य के एक कोने को सफेद राक्षसी ऊर्जा से लिपटे एक हाथ द्वारा जबरदस्ती विस्फोट करके खोल दिया गया था। उस हाथ का स्वामी कोई और नहीं बल्कि झांग युन था, जिसकी 2 महान प्रतिभाएं उत्तेजित रक्तपिपासा और दानव सम्राट का हाथ एक साथ सक्रिय हो गई थीं। शुद्ध राक्षसी ऊर्जा। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ पर मौजूद राक्षसी ऊर्जा को आश्चर्य से देखा। तुम एक राक्षसी साधक हो, तुम्हारी खुशबू मदहोश कर देने वाली है। झांग युन ने एक बेतुका जवाब दिया और केवल एक फीकी मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाया। बैंगनी रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकुड़ी और तुरंत ही राक्षसी ऊर्जा का एक रेतीला तूफान छोड़ दिया।
झांग युन ने न तो चकमा दिया और न ही बचाव किया, बल्कि उसने अपना दाहिना हाथ उठाया जो राक्षसी ऊर्जा से लिपटा हुआ था और उसकी 5 उंगलियां फैली हुई थीं। नियंत्रण, एक साधारण सा शब्द। उसके दाहिने हाथ की ओर बढ़ने वाली राक्षसी ऊर्जा का रेतीला तूफान अचानक रुक गया, मानो समय थम गया हो, और उसके भीतर बहने वाली राक्षसी ऊर्जा भी थम गई। वो बहुत अच्छा है, ये देखकर झांग युन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित दिख रहा था। क्या चल रहा है? उसका भयानक रेत का तूफान क्यों रुक गया? उठना। बिना एक पल भी सोचे बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत ही राक्षसी ऊर्जा का एक प्रवाह राक्षसी रेत के तूफान में छोड़ दिया। जैसे ही यह राक्षसी ऊर्जा उमड़ी, झांग युन के दाहिने हाथ के सामने स्थिर राक्षसी रेत का तूफान तुरंत एक भिनभिनाहट भरी आवाज के साथ कांपने लगा। झांग युन अचंभित रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसके दाहिने हाथ के नीचे का राक्षसी रेत का तूफान अचानक अस्थिर हो गया। अधिक सटीक रूप से कहें तो ऊर्जा उसके दानव सम्राट के हाथ के नियंत्रण से बाहर हो गई। लेकिन धमाका! झांग युन का हाथ झटका और उसने तुरंत ऊर्जा भंडारण कक्ष से राक्षसी ऊर्जा का एक हिस्सा स्थानांतरित कर दिया। जैसे ही राक्षसी ऊर्जा ने दानव सम्राट के हाथ को मजबूत किया, अभी अभी कांपना शुरू हुई। राक्षसी रेत की आंधी एक बार फिर वहीं जम गई। वह कैसे संभव है? बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि झांग युन द्वारा उत्सर्जित शुद्ध राक्षसी ऊर्जा का स्तर उसकी अपनी राक्षसी ऊर्जा से कहीं अधिक था, फिर भी उसके लिए अपनी राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित करना असंभव था। किन विधियों का प्रयोग किया गया, उन्हें पता नहीं था, लेकिन इस विधि की कुछ सीमाएं अवश्य होंगी। इस बूढ़े आदमी के लिए इसे खोल दो। बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के दहाड़ते ही उसके शरीर से राक्षसी ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह फूट पड़ा। जैसे ही राक्षसी ऊर्जा की यह लहर उमड़ी, झांग युन के दाहिने हाथ के सामने स्थिर राक्षसी रेत का तूफान हिंसक रूप से कांपने लगा। ये लगभग तुरंत ही उसके नियंत्रण से बाहर होने वाला था। झांग युन ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि उनकी आंखों में समझदारी की झलक दिखाई दी। मैं समझ गया। दानव सम्राट का हाथ वास्तव में राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके द्वारा नियंत्रित राक्षसी ऊर्जा की मात्रा इसके दानव सम्राट के हाथ से जुड़ी राक्षसी ऊर्जा की मात्रा से अधिक नहीं हो सकती। सरल शब्दों में कहें तो उसके दानव सम्राट के हाथ से जुड़ी राक्षसी ऊर्जा की मात्रा ही यह निर्धारित करती है कि वह कितनी राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वह दानव सम्राट के हाथ को एक ऐसे साधक की राक्षसी ऊर्जा से जोड़ता है जो एकीकरण अवस्था तक पहुंच चुका है, तो वह उतनी ही राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है जितनी की एकीकरण अवस्था तक पहुंच चुके साधक की राक्षसी ऊर्जा होती है। यदि वह इस मात्रा से अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है, तो राक्षसी ऊर्जा अनियंत्रित हो जाएगी। ये कुछ हद तक मिली जुली स्थिति है, लेकिन क्या उसमें राक्षसी ऊर्जा की कमी है? ऊर्जा भंडारण कक्ष के लगभग 60% हिस्से पर कब्जा करने वाली राक्षसी ऊर्जा को देखकर झांग युन इसे ग्रहण करने के लिए बेताब हो गया। उसने तुरंत उसका 20वां हिस्सा निकाल लिया, जो 3 नवजात आत्मा स्तर के दानव साधकों की कुल राक्षसी ऊर्जा के बराबर था। दानव सम्राट के हाथ पर इस प्रभाव के पड़ते ही उसके सामने हिंसक रूप से कांप रही राक्षसी ऊर्जा की रेत की आंधी पल भर में जम गई। यह महसूस करते हुए कि राक्षसी रेत का तूफान जमे हुए बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को भेदने ही वाला है, उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसने मुंह भर खून थूक दिया। उसे बस इतना महसूस हुआ कि वह भयानक रेत का तूफान उसके नियंत्रण से बाहर निकल गया है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी दरवाजे को धक्का देकर खोलने ही वाले हों और अचानक दरवाजा 10 गुना मोटा हो जाए और जोर से बंद हो जाए, जिससे उसे धक्का देकर खोलना असंभव हो जाए। यह असंभव है। बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को इस पर विश्वास नहीं हुआ। यह एक ऐसा आक्रमण था जिसे उसने संक्षिप्त कर दिया था, फिर भी यह उसके नियंत्रण से जबरदस्ती मुक्त हो गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये लो तुम्हारा सामान वापस। झांग युन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या सोचता है, और उसने हल्के से हंसते हुए दानव सम्राट का हाथ हिला दिया। धमाका! राक्षसी ऊर्जा का एक विशाल रेतीला तूफान उठा और बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी भयभीत हो गया और छिपने की कोशिश करने लगा। बूम बूम बूम! लेकिन ठीक उसी क्षण एल्दमो और हरे वस्त्र पहने 10 अधेड़ उम्र के पुरुष अचानक भड़क उठे। झांग युन द्वारा पहले ही जबरदस्ती तोड़े गए उनके दिव्य चेतना क्षेत्र का क्षण भर में ही चूर चूर हो जाना हुआ। पफ! बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति पर एक जोरदार प्रहार हुआ और उसने मुंह से खून थूक दिया। उसी क्षण राक्षसी ऊर्जा का एक विशाल रेतीला तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। नहीं, उसकी खौफनाक चीख के साथ ही राक्षसी रेत का तूफान उसे तुरंत अपनी चपेट में ले लिया और उसकी त्वचा और मांस खतरनाक गति से क्षीण और सड़ने लगे। हे भगवान, इसे बंद करो! झांग युन ने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीच में ही उसका चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
जब उस भयानक रेत के तूफान ने अपना कटाव रोक दिया, तब तक बैंगनी रंग के वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से उसमें समा चुका था और उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका था, जिससे उसके अवशेषों का 1/3 से भी कम हिस्सा ही बचा था। उसी समय आत्मा का एक अंश भी उस क्षत विक्षत शरीर से अवसर पाकर तेजी से भागने की कोशिश करने लगा। पुकारें! झांग युन ने ऊर्जा के एक जोरदार विस्फोट के साथ सीधे उसे भेद दिया। चीखने में भी असमर्थ, बैंगनी वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी शेष आत्मा को विलीन कर दिया। झांग युन ने बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के क्षत विक्षत शरीर को देखा और उसका हृदय टूट गया। यह एकीकरण की चरम पूर्णता अवस्था में एक शव है। इसके वर्तमान क्षरण की स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि यह अधिकतम 3 बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्गों को ही बुला सकता है। कितना बड़ा नुकसान! वह बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के क्षत विक्षत शरीर पर गाली देने से खुद को रोक नहीं सका। धिक्कार है, तुम्हारा ये राक्षसी रेत का तूफान इतना संक्षारक क्यों है? कोई विकल्प नहीं है, हम बस इतना ही कर सकते हैं कि इस क्षत विक्षत शरीर को दफना दें। बहुत शोरगुल! उसी क्षण उसका दाहिना हाथ, जिससे वह अभी भी दानव सम्राट का हाथ पकड़े हुए था, अचानक कांप उठा। झांग युन अचंभित रह गया। उसने अपने सामने शून्य में मंडराते विशाल राक्षसी रेत के तूफान पर एक नज़र डाली और अपने हाथों में एक लालसा को बढ़ते हुए महसूस किया। ये सही है, दानव सम्राट का हाथ न केवल राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि उसे अवशोषित भी कर सकता है। वगैरह, क्या यह एक अनंत लूप के बराबर नहीं है? दानव सम्राट का हाथ राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जिसके लिए उसी स्तर की राक्षसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि दानव सम्राट का हाथ राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में, एक बार जब वह राक्षसी ऊर्जा पर महारत हासिल कर लेता है, तो वह उसे पुनः प्राप्त कर सकता है और दानव सम्राट के हाथ में समाहित कर सकता है। यह आगे पीछे की बातचीत इसके बराबर है। क्या अब खपत बिल्कुल नहीं है? अध्याय 449 दिन के उजाले में विनाश। फुफकार! झांग युन हौंफने लगी। उसने अपने दानव सम्राट के हाथ पर एक नज़र डाली। माफ़ कीजिए, मैंने चिकन रिब कहते समय थोड़ी जोर से आवाज़ कर दी। फसल बोने पर लिखी गई कविताएं वास्तव में सभी उत्कृष्ट थीं। पौधरोपण पर उसने जितने भी संसाधन खर्च किए, वह सब सार्थक रहा। इस तरह से सोचने पर बाद में विकसित की गई प्रतिभाएं, जिनके लिए और भी अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी, वास्तव में काफ़ी अच्छी हैं। हालांकि समनिंग प्लेटफॉर्म अपरंपरागत है, लेकिन वास्तविकता में यदि आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति का शव प्राप्त नहीं कर सकते, तो समनिंग प्लेटफॉर्म की शक्ति अनिवार्य रूप से बेकार है। इसके विपरीत बैटल ब्लड, सब्स्टिट्यूट क्लोन और डायमंड एम्परर्स हैंड जैसे रोमांचक जीव भी मौजूद हैं। एक शक्ति सीधे तौर पर उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ाती है, दूसरी उसे एक अतिरिक्त जीवन प्रदान करती है, और तीसरी शक्ति राक्षसी साधकों की कट्टर शत्रु है। यदि वह स्वयं एक राक्षसी साधक है, तो ये शक्ति उसकी युद्ध शक्ति को भी काफ़ी हद तक बढ़ा सकती है। बाकी 3 कविताएं कौन सी हैं? झांग युन को प्रत्याशा का भाव महसूस हुआ। धमाका! उसी क्षण नीचे स्थित शाही शहर से एक जोरदार आवाज़ गूंजी, जिसके बाद रानरान की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ इतने सारे राक्षसी साधक क्यों हैं? झांग युन ने अपनी भौहें उठाईं और उधर देखा। जैसे ही रानरान ने राक्षसी ऊर्जा साधना के शून्य शोधन चरण तक पहुंच चुके एक साधक को पराजित किया, दानव सम्राट का हाथ उस साधक द्वारा उत्सर्जित राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। ये लड़की इसे बहुत जल्दी सीख लेती है। झांग युन उसकी कुशल गतिविधियों को देखकर मुस्कुराया। हालांकि मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन रानरान ने अपनी लड़ाई के बाद दानव सम्राट के हाथ के अनुरूप खुद को ढाल लिया है। मुद्दे पर वापस आते हैं। जब उसने देखा कि रानरान दानव सम्राट के हाथ का उपयोग करके दानव साधकों की मृत्यु के बाद उत्सर्जित राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर रही है, तो अचानक उसके मन में एक विचार कौंध गया। इस तथ्य का अर्थ है कि दानव सम्राट का हाथ राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उसके ऊर्जा भंडारण कक्ष में मौजूद बड़ी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा को रानरान द्वारा अवशोषित करने के लिए छोड़ा जा सकता है ना? अगर ऐसा है, तो रानरान द्वारा ऊर्जा भंडारण कक्ष से राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करके उसे भेजने के बाद उसे 1000 गुना प्रतिफल मिलेगा, और फिर वह उसे रानरान के अवशोषित करने के लिए छोड़ देगा, और यह सिलसिला चलता रहेगा। बकवास! झांग युन के चेहरे के भाव में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसका मतलब यह नहीं होगा। वापस प्राप्त ऊर्जा केवल मेजबान को अवशोषण और उपयोग के लिए प्रदान की जा सकती है। यदि इसे अन्य साधनों से शिष्य को जबरदस्ती दिया जाता है, तो शिष्य फट जाएगा और मर जाएगा। जैसे ही वह उत्साहित हो रहा था, अचानक उसके मन में स्थित अमर गुरु के महान लोक से एक धीमी सी आवाज आई, जिसने तुरंत उसके उत्साह पर पानी फेर दिया। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप मुझे थोड़ा और उत्साहित नहीं होने दे सकते? झांग युन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। लेकिन इस बारे में सोचने पर यह बात समझ में आती है। ये लौटी हुई ऊर्जा अमर गुरु के लौटे हुए शरीर से आती है। अगर हर कोई इसे अवशोषित कर सके, तो ये भयावह होगा। इन विचलित करने वाले विचारों से अपना ध्यान हटाने के लिए सिर हिलाते हुए झांग युन ने नीचे देखा और पुकारा, रानरान, युवेई, बावांग।
वापस आ जाओ। उसकी बात सुनकर रानारान और शाही शहर के अन्य लोग तुरंत भाग गए। पर्पल मून डेजर्ट के कुछ साधक उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन उन्हें शून्य शोधन स्तर के कई साधकों ने रोक दिया जो शहर में तबाही मचा रहे थे। मालिक, रानारान और युवेई दोनों के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। जिस लड़ाई में वे अभी अभी लड़े थे उससे उन्हें बेहद ताजगी का एहसास हुआ। युवेई, क्या तुम ठीक हो? झांग युन ने युवेई के मुंह के कोने पर बचे हुए खून के धब्बे देखे। युवेई को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और वह मुस्कुराया। गुरुजी, मैं ठीक हूँ। मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ। झांग युन ने अपनी अमर मास्टर आंख का इस्तेमाल करके उसकी हालत की जांच की और यह पुष्टि करने के बाद ही राहत महसूस की कि वह ठीक है। आप सभी को पहला स्थान मिलेगा। फिर वह रानारान, युवेई और अन्य लोगों को अमर खजाना मंडप में ले गया। केवल बुलाए गए प्राणियों का एक समूह ही शेष रह गया था। विशाल बैंगनी चंद्रमा शाही शहर पर एक नज़र डालने के बाद झांग युन ने तेजी से वहां दिखाई देने वाली सभी रेगिस्तानी राक्षसी महिलाओं को पकड़ लिया और उन्हें अमर खजाना मंडप में रख दिया। इससे पहले रेगिस्तानी दानव रानी के नक्शे से पता चलता था कि रेगिस्तानी दानव रानी की जनजाति बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान के पश्चिमी भाग में स्थित थी। उसके पास वहां जाने का समय नहीं था, वह बस जो कुछ भी उसके हाथ लग रहा था उसे उठा रहा था। ये सब करने के बाद उसने हरे रंग के वस्त्र पहने 5 अधेड़ उम्र के पुरुषों को पर्पल मून रॉयल सिटी के बिल्कुल केंद्र में भेजा। इसके बाद उन्होंने एल्डमो और हरे रंग के वस्त्र पहने हुए शेष 5 अधेड़ उम्र के पुरुषों को पिछले टेलीपोर्टेशन एरे के स्थान पर ले गए। उसने टेलीपोर्टेशन एरे पर लगी बाधाओं को हटा दिया, फिर हरे रंग के वस्त्र पहने 5 अधेड़ उम्र के पुरुषों को टेलीपोर्ट किया और बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान के बाहरी किनारे की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह आपके लिए एक उपहार है, इसे संभाल कर रखना। अपना काम पूरा करने के बाद वह एल्डमो को अंतरिक्ष के माध्यम से ले गया, अनंत शून्य में प्रवेश किया और तेजी से पर्पल मून रॉयल सिटी से दूसरी दिशा में चला गया। जब दूरी लगभग सही हो गई तो झांग युन ने एक शब्द कहा, विस्फोट। बूम बूम बूम। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हरे वस्त्र पहने 5 अधेड़ उम्र के पुरुष जो पहले ही पर्पल मून रॉयल सिटी के केंद्र में पहुंच चुके थे और उनके साथ शहर के भीतर मौजूद कई शून्य शोधन स्तर के साधक भी ठीक उसी क्षण वहां पहुंच गए। उनके शरीर अचानक फूल गए। अच्छा नहीं है, वे खुद को नष्ट करने वाले हैं। भागो। ये देखकर पर्पल मून डेजर्ट में मौजूद कई साधकों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। धमाका। हालांकि नवजात आत्मा अवस्था के 5 साधकों और शून्य शोधन अवस्था के 100 से अधिक साधकों के संयुक्त आत्मा विनाश ने उम्मीदों से कहीं अधिक प्रभाव डाला। लगभग पलक झपकते ही ये प्रभाव बैंगनी चंद्रमा राजमहल और उसके आसपास के सैकड़ों मील में फैले रेगिस्तानी क्षेत्र में फैल गया। इस चौंकाने वाली हलचल ने पर्पल मून रेगिस्तान में रहने वाली रेगिस्तानी चुड़ैलों के साथ साथ कई अन्य जीवों और पर्पल मून रेगिस्तान के बाहरी इलाकों में रहने वालों का ध्यान आकर्षित किया। पर्पल मून रेगिस्तान के बाहरी इलाके में स्थित शिविर के अंदर क्या हो रहा है? राजसी नगर में क्या घटना घटी? नहीं, हमें वहां पहुंचना ही होगा। चलिए टेलीपोर्टेशन एरे को फिर से आजमा कर देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। पर्पल मून डेजर्ट के 2 संरक्षक जो निस्सेंट सोल चरण तक पहुंच चुके थे, दूर से इस दृश्य को देख रहे थे। उनके चेहरे गंभीर हो गए और वे तुरंत वर्ड रिफाइनमेंट चरण के साधकों के एक समूह को लेकर टेलीपोर्टेशन एरे टैंक में चले गए। बहुत शोरगुल। हालांकि जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने अपने सामने टेलीपोर्टेशन सरणी पर हरे रंग के वस्त्र पहने हुए 5 एक जैसे दिखने वाले अधेड़ उम्र के पुरुषों को प्रकट होते देखा और उनके शरीर एक ही समय में फूल गए थे। अच्छा नहीं है। संयुक्त अवस्था में मौजूद दोनों किसानों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और तंबू की ओर भाग गए। कुछ अन्य लोग भी भाग जाना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूम बूम बूम। 5 शक्तियों के संयुक्त आत्मा विनाश की लहर पल भर में बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान के पूरे बाहरी क्षेत्र में फैल गई। नहीं, पीड़ादायक चीखों के बीच नवजात आत्मा अवस्था के 2 साधकों सहित पूरे शिविर के सभी साधक आत्मा विनाश के कारण नष्ट हो गए। रात के अंधेरे में बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान अब दिन के उजाले की तरह जगमगा रहा था, जो आत्मा विनाश से उत्पन्न प्रकाश के 2 भयानक विस्फोटों से प्रकाशित था, एक अंदर से और एक बाहर से। अनंत शून्य के भीतर। हालांकि वह पर्पल मून डेजर्ट क्षेत्र से काफी दूर था, फिर भी झांग यून उस दिशा में आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं दिख रहे थे। पर्पल मून डेजर्ट, डेमन सीलिंग सेक्ट और पर्पल स्टार विच के बीच संबंध स्थापित होने के बाद ये शक्ति पहले से ही उसके कट्टर दुश्मनों की सूची में शामिल थी। जाना। झांग यून ने अपने बगल में बैठे एल्डमो की ओर देखा और फिर उन्हें स्थानिक ऊर्जा के एक बड़े घेरे में घेर लिया। एल्डमो ने अजीब तरह से सिर हिलाया और इस स्थानिक ऊर्जा से घिरे हुए वे उसी रास्ते से वापस लौटे और बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान की ओर दौड़ पड़े। झांग यून ने उसकी तरफ देखे बिना ही मुड़कर जाना शुरू कर दिया। पर्पल मून डेजर्ट उनके लिए महज एक अस्थायी पड़ाव था। वह अपना कारोबार नहीं भूला था। बटरफ्लाई पैलेस की ओर चलें।
जैसे ही झांग युन वहां से निकला, अनंत शून्य की दूसरी दिशा में एक विशाल स्थानिक सुरंग के अंदर दसियों मीटर लंबे एक अंतरिक्ष भालू की पीठ पर। इस शोर का कारण क्या है? दूर से आ रही अप्रत्याशित हलचल को भांपते हुए शानदार बैंगनी रेशमी वस्त्र पहने एक सुंदर युवक आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। कुछ लोग उस युवक के बगल में खड़े थे। एक भव्य चोगा पहने, गरिमापूर्ण भाव और अधिकार की आभा लिए एक अधेड़ उम्र के नेता ने गहरी आवाज में पूछा, ये शोरगुल किस क्षेत्र से आ रहा है? ऐसा लगता है। उस सुंदर युवक ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, पर्पल मून डेजर्ट। क्या? शानदार चोगा पहने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे भूरे रंग के चोगे पहने दो बुजुर्ग व्यक्ति, जो लगभग 70% एक जैसे दिखते थे, ने एक साथ अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। एकीकरण चरण के चरम पर होने की उनकी आभा को दबाया नहीं जा सका। वह सुंदर युवक कांप उठा। तेज चलो और वहां पहुंचो। भव्य वस्त्र धारण किए हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गहरी आवाज में बात की। उस आकर्षक युवक ने जल्दी से सिर हिलाया और अपने नीचे मौजूद अंतरिक्ष भालू को थपथपाया। गर्जन! अंतरिक्ष भालू दहाड़ा और तेजी से आगे बढ़ा। बढ़िया चोगा पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति, भूरे रंग के चोगे पहने दो बुजुर्ग व्यक्ति और भालू की पीठ पर बैठे कई लोगों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वे बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान के स्वामी के नेतृत्व वाला समूह थे, जो हाल ही में बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान छोड़कर पर्वतीय क्षेत्र की ओर जा रहे थे। भव्य वस्त्र धारण किए हुए समूह का नेतृत्व कर रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान के शासक जी कियानकियू थे। इस समय जी कियानकियू का चेहरा ठंडा और सख्त था, उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। उसे ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन बैंगनी वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति के लिए जो राजधानी में रुककर उसके द्वारा छोड़े गए बैंगनी जेड को कुचलने का काम कर रहा था, कुछ बड़ा जरूर हुआ होगा। इसीलिए वह तुरंत लौट आया। इस प्रक्रिया के दौरान उसने संचार जेड टैबलेट का उपयोग करके कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी से भी संपर्क नहीं कर सका, न तो बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति से लेकर शाही शहर में शून्य शोधन चरण के कुछ साधकों तक। मौजूदा हंगामे ने उन्हें इस बात की पुष्टि कर दी कि राजधानी में कुछ तो हुआ है। स्पेस बियत 2 मिनट से भी कम समय में रुक गया। उस आकर्षक युवक ने आगे सुरंग की ओर देखा, जो स्थानिक उथल पुथल से भरी हुई थी, और कहा, अभी अभी हुई हलचल ने बहुत अधिक स्थानिक उथल पुथल पैदा कर दी है। हम आगे नहीं जा सकते, हम केवल यहीं से बाहर निकल सकते हैं। उनके बगल में स्थित अंतरिक्ष सुरंग पर एक भंवरनुमा निकास था, जिससे वे बाहर निकल सकते थे। जी कियानकियू ने पूछा, ये निकास किस क्षेत्र की ओर जाता है? उस सुंदर युवक ने उत्तर दिया, पर्पल मून रेगिस्तान का मध्य भाग। टहलना। ये सुनकर जी कियानकियू ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत भंवर से बाहर निकल गई। पर्पल मून डेजर्ट से आया समूह उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। पर्पल मून डेजर्ट में पहुंचते ही और हवा में व्याप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस करते ही जी कियानकियू और उसके समूह का मनोबल गिर पड़ा। वे सभी पर्पल मून रॉयल सिटी की ओर चल पड़े, जहां ऊर्जा में उतार चढ़ाव सबसे अधिक केंद्रित थे। वे जल्द ही पर्पल मून रॉयल सिटी के ऊपर पहुंच गए। जब उन्होंने नीचे हो रही घटनाओं को देखा तो जी कियानकियू और अन्य लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। स्टॉप। अध्याय 450। किसी को तो दोष लेना ही पड़ेगा। खंडहर। जिस समृद्ध और आलीशान शाही शहर को वे पीछे छोड़ गए थे, वह अब खंडहरों के सिवा कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जी कियानकियू के पीछे खड़े सभी लोग अविश्वास भरी निगाहों से देख रहे थे। उनके प्रस्थान करने से लेकर यात्रा के आधे रास्ते से वापस लौटने तक का समय निश्चित रूप से 3 घंटे से अधिक नहीं था। महज 3 घंटों में उनकी राजधानी। बस इतना ही। जी कियानकियू का चेहरा भी इतना उदास था कि ऐसा लग रहा था मानो उससे पानी टपकने ही वाला हो। अचानक कुछ याद आने पर उसने अपनी निगाहें केंद्रित की और तुरंत खंडहर हो चुके शाही शहर की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे वाला व्यक्ति भी तुरंत उसके पीछे पीछे चला गया। वे जल्द ही गहराई में पहुंच गए। राजमहल के बाकी हिस्सों की तुलना में, जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, यह उन कुछ क्षेत्रों में से एक था जो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। इसका कारण ये था कि इस क्षेत्र का निर्माण महाद्वीप की सर्वोत्तम श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्रियों का उपयोग करके किया गया था। हालांकि इलाके की अधिकांश इमारतें नष्ट हो गईं, केवल कुछ ही बची रहीं। जो एकमात्र चीज अभी भी विनाश से पहले जैसी थी, उसका कुछ अंश बरकरार है। वह मुख्य हॉल है, लेकिन हॉल का 1/3 से भी कम हिस्सा बरकरार है। मंदिर के आसपास बड़ी मात्रा में अवशिष्ट ऊर्जा देखी जा सकती है। जी कियानकियू ने गहरी सांस ली। यह एक जाल था जिसे उसने पहले से ही खजाने की तिजोरी में बिछाया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह खजाने की तिजोरी के लिए एक सुरक्षात्मक परत बन जाएगा। इस वजह से कम खजाना नष्ट नहीं हुआ। लेकिन जब वह अंदर भागी और उसने खाली खजाना तिजोरी देखी, तो जी कियानकियू वहीं जम गई। पर्पल मून डेजर्ट के साधकों का वह समूह जो उनके पीछे पीछे आया था, ये देखकर उनके होंठ भी फड़कने लगे। कमरे का वातावरण अचानक घुटन भरा हो गया।
बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान के साधकों का समूह काम उठा और ज़ीकियानक्यू को देखकर भयभीत हो गया, जिसने अपना सिर झुका लिया था और असीम क्रोध को प्रकट करने के लिए तैयार था। डिंग डिंग। जैसे ही यह क्रोध भड़कने वाला था, अचानक एक अप्रत्याशित धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। पर्पल मून डेजर्ट के किसान अचंभित रह गए। ज़ीकियानक्यू रुकी, धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने शरीर से पूरी तरह से काले जेड से बनी एक विशेष ध्वनि संचारण जेड टैबलेट निकाली और उसे खोला। तुमने जादुई ताबीज को क्यों तोड़ा और मेरे पास क्यों आए? क्या हुआ था? अचानक एक मधुर, मनमोहक आवाज़ सुनाई दी। जेड के पेंडेंट पर एक खूबसूरत चेहरा उभरा, जो चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह नाजुक था। मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। ये देखकर बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान के साधक तनावग्रस्त हो गए और झुकने ही वाले थे कि ज़ीकियानक्यू की बर्फीली आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। ज़ीवेई, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन कोई भी उनके भीतर छिपे भयंकर क्रोध को महसूस कर सकता था। स्क्रीन के माध्यम से भी पर्पल स्टार विच जेड टैबलेट पर चल रहे लाइव वीडियो फीड में हो रही घटनाओं को महसूस कर सकती थी। उसकी भौहें तन गईं। क्या हुआ? अपने लिए देख लो। धमाका। ज़ीकियानक्यू ने एक ही मुक्के से खजाने के हॉल की ढीली छत को तोड़ दिया। आकाश में उड़ते हुए उसने पूरे बैंगनी चंद्रमा शाही शहर के खंडहरों को ट्रांसमिशन जेड टैबलेट पर प्रदर्शित किया। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? पर्पल स्टार विच अचंभित रह गई। पर्पल मून किंग सिटी, ज़ीकियानक्यू ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर पर्पल स्टार विच भी आश्चर्य से अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? पर्पल मून किंग सिटी, कभी शक्तिशाली रहे राष्ट्र की राजधानी, अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। जल्दी से खुद को संभालते हुए पर्पल स्टार विच ने गहरी आवाज में पूछा, आखिर हुआ क्या? क्या हुआ? ज़ीकियानक्यू ने व्यंग्य करते हुए अंततः खुद को और रोक न पाने के कारण कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हारे दानव सीलिंग संप्रदाय ने अभी अभी मुझे एक संदेश भेजा है, जिसमें अंतरिक्ष मंडप के साथ सहयोग करने के लिए कहा गया है, ताकि मैं पर्वतीय क्षेत्र में झांग युन को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरे जाते ही कोई आया और मेरे शाही शहर को नष्ट कर दिया। मुझे बताओ, क्या हुआ? अंत में यह एक दहाड़ में बदल गया और प्रचंड क्रोध ने पूरे शून्य को कँपकपा दिया। उस गर्जना से पर्पल स्टार विच चुप हो गई। उस समय उसका दिमाग थोड़ा खाली था। हालांकि उसे एक बात समझ आ गई थी, यानी ज़ीकियानक्यू और अन्य लोगों को उनके दानव सीलिंग संप्रदाय से संदेश मिलते ही और वे पर्वतीय क्षेत्र में जाते ही किसी ने आकर बैंगनी चंद्रमा शाही शहर को नष्ट कर दिया। जब उसने देखा कि वह चुप है, तो ज़ीकियानक्यू गुस्से से भड़क उठा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुमने मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा फेंगमो संप्रदाय इस मामले से बच निकले। स्क्रीन के माध्यम से भी क्रोध और उन्माद को भांपते हुए पर्पल मून विच ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा, पर्पल मून रॉयल सिटी नष्ट हो गया है। क्या कोई जीवित बचा है? आपको पहले जानकारी जुटानी चाहिए। हे, ये सुनकर ज़ीकियानक्यू हंस पड़ी, लेकिन उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपनी दिव्य इंद्रियों से शाही शहर के खंडहरों का पहले ही निरीक्षण कर लिया था। अंदर कोई भी जीवित नहीं बचा था, एक भी चींटी नहीं। क्या उसके साथ जीवित बचा व्यक्ति है? उसने तुरंत दहाड़ते हुए कहा, अगर कोई भी जीवित बचा है तो मैं अब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वूश वूश। हालांकि बातचीत के बीच में ही अचानक दूर रेगिस्तान से कुछ लोग उड़ते हुए आ गए। ज़ीकियानक्यू चौंक गया, लेकिन जब उसने आए हुए लोगों के समूह को देखा तो वह एक भयानक हंसी हंस पड़ा। क्या गलत? पर्पल स्टार विच असमंजस में दिखी। क्या गलत? ज़ीकियानक्यू ने ठंडे लहजे में अपनी बात दोहराई, फिर गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, मुझसे पीड़ितों के बारे में बात करने की कोशिश कर रही हो? ज़ीवेई, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? देखो ये तथाकथित पीड़ित कौन हैं। इससे समूह के शाही शहर में पहुंचने का दृश्य सीधे संचार जेड टैबलेट के रियल टाइम फीड पर प्रदर्शित हो गया। इसी समय आकर्षक काया और मोहक आकर्षण वाली खूबसूरत महिलाओं का एक समूह शाही शहर के खंडहरों के सामने पहुंचा। वे रेगिस्तान की मोहक महिलाओं का एक समूह हैं। रेगिस्तान की इन जादूगरनियों के समूह को देखकर पर्पल स्टार विच पहले तो अचंभित रह गई, फिर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। जब उसने सुना कि पर्पल मून रॉयल सिटी नष्ट हो गया है, तो उसे लगा कि उसके सभी लोग मर गए हैं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उनमें से इतने सारे लोग अभी भी जीवित हैं। लेकिन तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पर्पल मून रॉयल सिटी खंडहर में तब्दील हो गया और अंदर मौजूद लगभग सभी साधक मारे गए, फिर भी उसके कुल के इतने सारे लोग अभी भी जीवित हैं। ज़ीकियानक्यू के चेहरे पर क्रोध के भाव देखकर उसके होंठ फड़फड़ाए और उसने जल्दी से कहा, कियानक्यू, इस मामले के बारे में 10। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ज़ीकियानक्यू ने गुस्से में उसे रोकते हुए कहा, 10 दिन। मुझे स्पष्टीकरण चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हारे कुल के इन सभी नीच सेवकों का वध कर दूंगी और फिर लॉन्ग फेंगहुआ को तुम्हारे दानव सीलिंग संप्रदाय के सभी कारनामों के बारे में बता दूंगी। हजारों पतझड़। पर्पल स्टार विच के चेहरे के भाव बदल गए।
हालांकि जी कियानक्यू ने पहले ही संचार की जेड टैबलेट को काट दिया था और साथ ही साथ एक विशाल रेत का हाथ का निशान भी छोड़ दिया था। उन्होंने दूर से ही उन सभी रेगिस्तानी चुड़ैलों को पकड़ लिया जो शाही शहर के खंडहरों के बाहर अभी अभी पहुंची थीं और अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गईं। रेगिस्तान के स्वामी, हमने यह नहीं किया। हे रेगिस्तान के प्रभु, मेरी जान बख्श दो। ... रेगिस्तान की कई मोहक महिलाएं दहशत में आ गईं। जी कियानक्यू ने उनकी अनदेखी की और सीधे रेगिस्तान की दानव रानी, जो शून्य शोधन के चरम चरण की साधिका थी, को अपने सामने खींच लिया और ठंडे लहजे में कहा, मुझे पहले जो कुछ भी हुआ था वह सब जानना है। शून्य शोधन की चरम अवस्था की साधिका, रेगिस्तान की दानव रानी, भयभीत होकर चिल्लाई, रेगिस्तान के स्वामी, मुझे पता ही नहीं था। हम अभी अभी पहुंचे हैं। उसके बोलने से पहले ही जी कियानक्यू ने जबरदस्ती उसका पूरा दाहिना कंधा और बांह फाड़ दी। एक और शब्द बोला तो तुम्हारी मौत पक्की। रेगिस्तान की दानव रानी कांप उठी और उसने जल्दी से वह सब कुछ बताया जो वह जानती थी। जी कियानक्यू और उनके साथ लौटे सभी लोग सुनने के लिए एक तरफ आ गए। हालांकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शाही शहर के खंडहरों से कुछ ही दूरी पर स्थित अनंत शून्य में इस घटना को दो आंखें देख रही हैं। उन आंखों का मालिक झांग युन था। सटीक रूप से कहें तो यह उनकी दिव्य चेतना का एक अंश था जो एल्डमो से जुड़ा हुआ था। उसने मूल रूप से जी कियानक्यू और अन्य लोगों के लौटने का इंतजार करने की योजना बनाई थी, फिर एल्डमो को पास के अनंत शून्य में छिपाने और आत्मविनाश के माध्यम से अचानक हमला करने का अवसर तलाशने की योजना बनाई थी। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे मनोरंजक दृश्य का गवाह बनेगा। इस स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पर्पल मून रॉयल सिटी को नष्ट कर दिया, जिससे दानव सीलिंग संप्रदाय और पर्पल स्टार विच पर दोष मढ़ दिया गया। इससे पहले जब उन्होंने एकीकरण चरण में मौजूद रेगिस्तानी दानव रानी से पूछताछ की तो उन्हें केवल इतना पता चला कि जी कियानक्यू ने उसे मारने के लिए लोगों को पर्वतीय क्षेत्र में भेजा था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जी कियानक्यू दानव सीलिंग संप्रदाय से संदेश मिलने के बाद वहां गया था। उसके जाते ही उसने अप्रत्याशित रूप से रानारान को, जो अगले स्तर पर पहुंचने ही वाली थी, बैंगनी चंद्रमा रेगिस्तान के केंद्र में ले जाकर इस पर काम करना शुरू कर दिया। अगर यह जी कियानक्यू होता तो शायद उसे भी शक होता कि इसके पीछे जीवेई विच और फैंगमो सेक्ट का हाथ है। इसके अलावा उसने रेगिस्तानी चुड़ैलों को मारने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि वे बहुत दूर हैं और वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब उनके आत्मविनाश के शोर ने उसे आकर्षित किया, जिससे निस्संदेह गलतफहमी और गहरी हो गई। क्या संयोग है। झांग युन को यह मजेदार लगा और उसने तुरंत एल्डमो को पीछे हटने के लिए कहा। क्योंकि गलतफहमी पैदा हो गई है, इसलिए हम एल्डमो को उपस्थित होकर उनके लिए इसे स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते। जहां तक रेगिस्तानी चुड़ैलों के समूह की बात है, वे अभी अभी पहुंची थीं और उन्हें कुछ भी पता नहीं था, सिवाय उन अजीबोगरीब घटनाओं के जो रानारान के पहले ही अंदर घुस आने के कारण हुई थीं। रानारान की सफलता के कारण उत्पन्न राक्षसी ऊर्जा की घटना निश्चित रूप से ऐसी चीज थी जो केवल तभी घटित हो सकती है जब कोई राक्षसी साधक सफलता प्राप्त कर लेता है। राक्षसी साधना करने वाले क्या वे दानव सीलिंग संप्रदाय की मानक विशेषताएं नहीं हैं? इसलिए सभी बातों को एक साथ रखने पर घटनाओं का क्रम बहुत स्पष्ट हो जाता है। दानव सीलिंग संप्रदाय के एक राक्षसी साधक ने निकटवर्ती उच्च स्तर पर विजय प्राप्त की और असामान्य घटनाओं का उपयोग करके बैंगनी चंद्रमा राजमहल के कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों को अपने वश में कर लिया। फिर दानव सीलिंग संप्रदाय ने बैंगनी चंद्रमा राजमहल पर हमला किया, उसके खजाने को लूटा और अंततः गवाहों को चुप कराने के लिए पूरे शहर को नष्ट कर दिया। उचित। झांग युन ने मन ही मन सिर हिलाया। जी कियानक्यू और दानव सीलिंग संप्रदाय को कुत्तों की तरह लड़ने दो। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, अचानक उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। अंतरिक्ष मंडप। जी कियानक्यू और जीवेई विच के बीच हुई बातचीत में स्पेस पवेलियन के साथ सहयोग करें वाक्यांश का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। दानव सीलिंग संप्रदाय ने अंतरिक्ष मंडप के साथ साझेदारी कर ली है और उन्होंने जी कियानक्यू और अन्य लोगों को भी पर्वतीय क्षेत्र में उन्हें मारने के लिए भेज दिया है। वॉइड स्टार स्वॉर्ड। उसके मन में तुरंत वह नाम आ गया। अगर आप स्पेस पवेलियन से पूछें कि उसे सबसे ज्यादा कौन मारना चाहता था, तो जवाब सिर्फ दूसरा पक्ष ही होगा। आखिरकार उनका घात लगाकर हमला करने का प्रयास विफल हो गया और उन्होंने उसकी ताकत को अपनी आंखों से देख लिया था। कोंग शिंगजियान की नज़र में वह निस्संदेह एक घातक खतरा बन चुका था। हमें अभी छिपना होगा। झांग युन ने तुरंत पर्वतीय क्षेत्र में मौजूद कृत्रिम क्लोन को भांप लिया और क्लोन को सक्रिय रूप से अपना स्थान प्रकट करने से रोक दिया। चूंकि कोंगक्सिंग स्वॉर्ड ने फैंगमो संप्रदाय के साथ गठबंधन किया है, इसलिए यह संभव है कि उसने अन्य संप्रदायों के साथ भी गठबंधन किया हो। आखिरकार वॉइड स्टार स्वॉर्ड को उस निर्जन अंतरिक्ष में इस्तेमाल की गई 100 चरणों वाली पूर्वज क्षय तकनीक की शक्ति के बारे में जानकारी न होना तो संभव ही था। चूंकि वे अब भी उस पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से केवल सीलिंग डेमन सेक्ट पर ही निर्भर नहीं हैं। युवा स्वामी, हम अंतरिक्ष सुरंग पर पहुंच गए हैं।
तभी अधिपति की आवाज मेरे कानों में पड़ी। झांग युन ने अपनी आंखें खोलीं, अपने सामने मौजूद स्थानिक सुरंग को देखकर अपनी भौहें उठाईं और कहा, तितली महल की ओर पूरी गति से आगे बढ़ो। हाँ, ओवरलॉर्ड ने जवाब दिया और गति बढ़ाना शुरू कर दिया। झांग युन ने कुछ देर सोचा, फिर एक काला स्थानिक टोकन निकाला। मुझे शून्य तारा तलवार का पता लगाने में मदद करो। जानता था। स्पेस कार्ड के दूसरी तरफ कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद कोन शिंगवन ने जवाब दिया। झांग युन ने स्थानिक टोकन को एक तरफ रख दिया, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। बटरफ्लाई पैलेस घूमने के बाद इस वॉर्ड स्टार स्वॉर्ड से निपटा जा सकता है। स्टॉप्ड।